हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो बेटा, आप कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है। कल की क्लास को होप सो आप सब ने एंजॉय किया होगा और अच्छे तरीके से नोट्स बना के उसको रिवाइज भी कर लिया होगा। कल की क्लास में बेटा कुछ बच्चों के डाउट्स थे। सबसे पहले तो मैं वो डील करना चाहूँगा। दो क्वेश्चंस पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा डाउट था। एक था आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था जिसमें EFG लगभग 1 आवर 15 मिनट्स पे किया है। ठीक है। कई बच्चे कह रहे हैं कि उसमें वो GI कैसे शो करेगा, एक्सप्लेन किया गया था, बट फिर भी एक बार कर देता हूँ। यहाँ पर एक तरफ शायद CH3 था, इधर CH3 था, इधर पता नहीं CH2 CH3 था, और इधर कोई OH वाला ग्रुप था, पता नहीं। जब भी CH3 सेम साइड पे होंगे, सिस ये CH3 और ये वाला CH3 इधर आ जाता तो ट्रांस होगा, यानी कि उसमें कुछ भी गलत नहीं बताया गया है। जो भी बताया गया था बिल्कुल सही बताया गया है। दूसरा एक और डाउट था कई बच्चों को कि C डबल बॉन्ड C 1 आवर 18 मिनट्स पे था, कुछ ग्रुप ऐसा था। ये वाला GI कैसे शो कर सकता है, EZ आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो EZ आइसोमेरिज्म GI तो होता है, और क्या होता है। ठीक है बेटा। एक तीसरा डाउट था, किसी बच्चे ने पूछा था कि सर परसेंटेज ऑफ इनॉल इंक्रीज होती है जब स्टेरिक सॉरी परसेंटेज ऑफ इनॉल डिक्रीज होती है जब स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होती है, तो उसके बारे में बताइए। बेटा, जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगी एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा। अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा तो कार्बन से H पॉजिटिव आयन निकालना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा, वो माइग्रेट नहीं करेगा, इनॉल नहीं बनाएगा, तो परसेंटेज ऑफ इनॉल डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है। और एक बच्चे ने बड़ा अच्छी चीज पूछ रखी थी। ठीक है सर, तैयारी अच्छी चल रही है, बट कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा है। ठीक है। डर लगना, फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइटी होना, इट्स ए नेचुरल फिनोमिनन, सबके साथ होता है। हमें भी डर लगता है कभी ना कभी, अगर हम भी कहीं फिक्स में होते हैं तो। इट हैपन्स विद एवरीबॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो आप कुछ अलग नहीं है। हम इसको एलिमिनेट या कम से कम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। बहुत ज्यादा दूर की ना सोचें। ठीक है। ये मत मत सोचें कि जब आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, ठीक है, तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आएंगे जेई मेन के, फिर मैं सेकंड अटेम्प्ट में कितनी इंप्रूवमेंट कर लूंगा, फिर मैं थर्ड में कितनी कर लूंगा, या मैं जेई एडवांस में क्या रैंक लाऊंगा। सोचना ही है तो अगले हाफ एन आवर का सोचें, अगले 45 मिनट्स का सोचें। पढ़ने बैठे तो ये सोच के बैठे कि अगले जो 30 मिनट्स हैं, 45 मिनट्स हैं, टाइम फ्रेम लगा के बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस पढ़ना शुरू कर दिया, सोचा ही नहीं कि जो टॉपिक शुरू किया है उसको कितनी देर में फिनिश करना है, बस पढ़ने बैठ गए। दैट इज रॉन्ग। आप उसको टाइम फ्रेम सोचें कि अगले 45 मिनट्स में खत्म करना है, तो उसको 45 मिनट्स में खत्म करने की कोशिश करें। नहीं कर पाए 45 मिनट्स में, कोई बात नहीं, 5 मिनट ज्यादा ले लीजिए, 10 मिनट, बट उसको टाइम फ्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है रैंडमली बस पढ़ने बैठ गए, वो काम हाफ एन आवर का था उसको 4 आवर्स में फिनिश किया, तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम होगी। हमेशा टाइम बाउंड स्टडी करिए। तो बहुत दूर की मत सोचिए, अगले हाफ एन आवर 45 मिनट्स की सोचिए, क्योंकि वो फिर भी आपके हाथ में है। 4 महीने बाद क्या होने वाला है वो किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है। थोड़ा एंजाइटी को रिड्यूस रखिए। मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं, मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं इफ यू अप्लाई करेंगे तो चलिए बेटा, आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। बेटा, आज हम पढ़ेंगे, पहले तो GI को फिनिश करेंगे, छोटा सा पोर्शन बचा हुआ था, और साथ में कंप्लीट करेंगे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। GI में हमें क्या कैलकुलेट करना था, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ GI, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे। ठीक है। अगर एल्कीन में डिसिमिलर एंड्स हैं, नाम से ही पता चल रहा है डिसिमिलर एंड्स, जहां पर स्टीरियो, जैसे ये देखिए, आप इस एंड को देखिए, इस एंड को देखिए, इधर मिथाइल है स्टीरियो सेंटर से पहले, यहां पर इथाइल है स्टीरियो सेंटर से पहले, तो साफ पता चल रहा है कि ये डिसिमिलर एंड है। अगर इधर भी मिथाइल होता स्टीरियो सेंटर से पहले, इधर भी मिथाइल होता, सिमिलर एंड। अगर इधर भी इथाइल होता, इधर भी इथाइल होता, सिमिलर एंड। ठीक है। तो समझ तो आ गया कम से कम कि डिसिमिलर एंड्स है। जब भी डिसिमिलर एंड्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे 2 की पावर n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, n क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। करके देखें, जैसे ये देखिए, ये एक मॉलिक्यूल दिया गया है, क्या ये डिसिमिलर एंड्स है, यस। इधर स्टीरियो सेंटर से पहले मिथाइल है, यहां पर स्टीरियो सेंटर से पहले क्या है, इथाइल है। ठीक है। तो n कितना है सर, ये एक स्टीरियो सेंटर है,
SC लिख रहा हूं, स्टीरियो सेंटर। ये भी एक स्टीरियो सेंटर है, पता है ना ये स्टीरियो सेंटर है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। ये कल पढ़ाया गया बेटा, कल की क्लास को रिवाइज किया होगा आपने, शायद ज्यादा नहीं तो स्टीरियो सेंटर के 25-30 क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है। तो आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये स्टीरियो सेंटर कैसे करोगे, कल एक्सप्लेन कर दिया था मेरे बच्चे। तो n कितना है 2, तो नंबर ऑफ GI कितने बनेंगे, दैट इज 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कोई बाय चांस ये कहने लगे ठीक है इसके टोटल 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, उनके नाम लिख के दिखाओ, उन चारों आइसोमर्स के नाम लिख के दिखाओ। IUPAC नेम तो नहीं बताऊंगा मैं, बट बाकी चीजें बता देता हूं मैं। IUPAC नेम तो सबको पता है, 1 2 3 2 पे 4 पे, तो IUPAC नेम है इसका। अब लिख ही देते हैं IUPAC, बात इतने मेहनत कर ही ली है तो IUPAC भी लिख ही देते हैं। पेंटा है ना, 1 2 3 नहीं, पेंटा थोड़ा 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टा है, हेप्टा 2 4 डाई इन। ठीक है, इसके 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो बनेंगे, बट उन चारों के नाम क्या होंगे, नाम क्या होंगे। नंबरिंग इधर से शुरू कर रखी है, ऑब्वियसली जिधर से छोटा नंबर मिलता है उधर से ही करनी होती है। नाम ये हो सकता है, ये वाला सिस हो, ये वाला भी सिस हो, यानी कि 2 पे भी सिस और 4 पे भी सिस। एक ये हो सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नाम। ऐसा कर देते हैं, 2 वाले का सिस कर देते हैं, 4 वाले का ट्रांस कर देते हैं, एक ये हो सकता है। 2 वाले को ट्रांस कर देते हैं, 4 वाले को सिस कर देते हैं, और लास्ट कौन सा रह गया सर, दोनों सिस बना लिए, दोनों ट्रांस बना लिए, नहीं दोनों ट्रांस ही तो रह गए, 2 वाला भी ट्रांस और 4 वाला भी ट्रांस, ठीक है। वैसे क्वेश्चन तो यहीं तक आता है, बट बाय चांस अगर उनके नाम भी पूछ लिए जाए तो चारों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के मैंने नाम भी लिख दिए। एक का नाम है 2 cis 4 cis हेप्टा 4 2 4 डाइइन, अगले का नाम है 2 cis 4 ट्रांस हेप्टा 2 4 डाइइन, अगला 2 ट्रांस 4 cis, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है सर। आगे बताइए। एक ये भी क्वेश्चन हो गया, क्या डिसिमिलर एंड्स है, यस। इधर स्टीरियो सेंटर से पहले इथाइल है, यहां पर स्टीरियो सेंटर से पहले क्या है, प्रोपाइल है, ठीक है। तो एक ये है स्टीरियो सेंटर बेटा, एक ये है स्टीरियो सेंटर और एक ये है स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर वही है जो GI शो कर सकता है या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। ऑप्टिकल अभी पढ़ाया नहीं है, तो ये भी GI वाला है, ये भी GI वाला है, ये भी GI वाला है, ठीक है सर। तो बताइए जी n कितना हो गया 3, तो टोटल नंबर ऑफ GI कितने हो जाएंगे, दैट इज 2 रेज टू पावर 3 कम्स आउट टू भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या 8 के नाम लिख सकते हो, जैसे नंबरिंग इधर से शुरू होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तीनों को सिस बना लेना, तीनों को ट्रांस बना लेना, 2 हो गए। इन दोनों को सिस, इसको ट्रांस, इन दोनों को सिस, इसको ट्रांस, ठीक है। ऐसे बना लेना 8 के 8, अगर आप कहते हो तो मैं बना देता हूं। कहां कहां है, 3 पे है, 5 पे है, 7 पे है, 3 पे है, 5 पे है, 7 पे है। पहले तीनों सिस, अब कोई 2 सिस बना लेते हैं, एक ट्रांस बना लेते हैं बेटा। ये दोनों सिस, ये ट्रांस। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों सिस हो जाए और ये ट्रांस हो जाए, हाँ ऐसा भी तो हो सकता है, ये दोनों सिस हो जाए और ये ट्रांस हो जाए, यस। मेरे ख्याल से 2 सिस और एक ट्रांस का ऑप्शन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 3 5 7 था ना। अब की बार क्या करेंगे, 2 ट्रांस और एक सिस बना लेते हैं, तो ये दोनों ट्रांस, ये सिस, ये दोनों ट्रांस, ये सिस और ये सिस और ये दोनों ट्रांस। सर ये ऑप्शन भी हो गया, लास्ट वाला ऑप्शन रह गया मेरे ख्याल से, सारे ट्रांस वाला, हाँ सारे ट्रांस वाला ऑप्शन। ये भी ट्रांस आइसोमर, ये भी ट्रांस आइसोमर और ये भी ट्रांस आइसोमर। बेटा काउंट करके देख लो, टोटल 8 ही होंगे, देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और कोई ऑप्शन बन भी नहीं सकती, आप बना के भी देख लेना। तो वैसे तो यहीं तक आता है, सॉरी बेटा, वैसे तो क्वेश्चन यहीं तक आता है, बट बाय चांस अगर कोई नाम भी पूछ ले, ठीक है, तो वो भी बना सकते हो। स्ट्रक्चर पूछ ले वो भी बना सकते हो। सिस ट्रांस बनाना तो कल सिखाया ही है।
अगर एल्कीन के पास सिमिलर एंड्स हैं, डिसिमिलर एंड्स का मतलब क्या था, स्टीरियो सेंटर से पहले जो ग्रुप लगा होगा वो इधर और इधर डिफरेंट होगा, उसे बोलेंगे डिसिमिलर एंड्स। यहां पर क्या होगा, स्टीरियो सेंटर से पहले दोनों साइड से, इधर स्टीरियो सेंटर है इधर स्टीरियो सेंटर है, उससे पहले जो ग्रुप लगा होगा वो सेम होगा। जैसे ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये स्टीरियो सेंटर है, इससे पहले मिथाइल है, ये भी स्टीरियो सेंटर है, इससे पहले भी क्या है, मिथाइल है। तो ऑब्वियसली दोनों क्या हो तरफ क्या है, सिमिलर एंड्स। गॉट इट। आगे बताइए, जब भी सिमिलर एंड्स होंगे तब दो केसेस हो सकते हैं, अगर स्टीरियो सेंटर्स इवन हो, स्टीरियो सेंटर्स ऑड हो। इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स, ऑड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। अगर इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स हैं तो जीआई का फॉर्मूला क्या होगा, 2n-1 प्लस 2n/n/2 -1। अगर n ऑड होगा तब फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ जीआई का फॉर्मूला क्या होगा, 2n-1 प्लस 2n-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दोनों के एक एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक एक नहीं ज्यादा ही होंगे वैसे तो, एक एक ऐसे ही बोल दिया। पहले चेक कर लो, ये सिमिलर एंड्स है, ये स्टीरियो सेंटर से पहले मिथाइल, स्टीरियो सेंटर से पहले मिथाइल। ठीक है, स्टीरियो सेंटर कितने हैं, ये एक स्टीरियो सेंटर है, ये भी एक स्टीरियो सेंटर है, कितने हो गए स्टीरियो सेंटर, कितने हो गए सर, 2 हो गए। क्या ये इवन नंबर होता है, यस। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n-1 प्लस 2n/2 -1। n की वैल्यू रखो बेटा, क्या ये 2n हो गया, ये 2n-1 -1 हो गया, क्या ये 2n प्लस 2n0 हो गया, किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो 2 + 1 कम्स आउट टू बी 3 हो गया। तो इसके टोटल आइसोमर जो होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होंगे, वो कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है सर, उन तीनों के नाम लिख के बता सकते हो, बिल्कुल लिख के बता सकता हूं मैं। नंबरिंग सर कहीं से भी कर लो, क्योंकि सिमिलर एंड्स हैं तो कहीं से भी कर लो, इधर से कर लो या इधर से कर लो, मैं लेफ्ट हैंड साइड से कर लेता हूं। बेटा इतना तो पता होगा कि जब भी नाम लिखेंगे स्टीरियो सेंटर, एक तो 2 पे है एक 4 पे, तो 2 लिख लो 4 लिख लो, 2 वाला भी सिस 4 वाला भी सिस, 2 वाला भी ट्रांस 4 वाला भी ट्रांस। सर ये तो 2 हो गए, इसको सिस बना लो, इसको ट्रांस बना लो, और इसको ट्रांस बना लो, और इसको सिस बना लो। सर ये तो 4 बन गए, 4 नहीं है बेटा, ये 3 है। ये दोनों तो क्या है, सेम सेम ही है ना, बोलो यस और नो। अरे भाई इसको सिस बोलूं, इसको ट्रांस बोलूं, सिमिलर एंड्स हैं, सिमिलर एंड्स, या इसको सिस बोलूं, इसको ट्रांस बोलूं, बात क्या है, सेम। बात क्या है, सेम है ना, सिमिलर एंड्स है ना यार। अगर मैं नंबरिंग इधर से करूं या उधर से करूं पता ही नहीं चलेगा तुम्हें तो। ठीक है, अगर इसको मैं मान लो मैंने नाम लिख दिया 2 पे सिस 4 पे ट्रांस, क्या लिख दिया, 2 पे सिस 4 पे ट्रांस लिख दिया। ठीक है, या 2 पे ट्रांस लिख दिया 4 पे सिस लिख दिया, और नंबरिंग आपको मेंशन ही नहीं करी, नंबरिंग आपको मेंशन ही नहीं करी। आप बता पाओगे मैंने कौन सा बना रखा है, लेफ्ट हैंड साइड से बना रखा है कि राइट हैंड साइड से बना रखा है। सर दोनों ही सेम होंगे, दोनों ही सेम होंगे। ठीक है, ये सिस ये ट्रांस, या ये सिस ये ट्रांस, बात एक ही होगी। ठीक है सर, इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, डिसिमिलर एंड्स होते तो दोनों अलग अलग होते, क्योंकि उनके ग्रुप अलग अलग होते, ग्रुप अलग अलग होते तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल भी अलग अलग होता। यहां पर बात कर लेते हैं बेटा, ये एक स्टीरियो सेंटर है, ये भी स्टीरियो सेंटर है, ये भी स्टीरियो सेंटर है, और कौन सा एंड है, सिमिलर एंड है। देख रहे हो, स्टीरियो सेंटर से पहले मिथाइल, स्टीरियो सेंटर से पहले मिथाइल, ये भी एक एससी है बेटा, ये भी एक एससी है बेटा, ये भी एक एससी है। क्या n 3 आ गया, जो कि एक ऑड नंबर होता है, यस। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने आ जाएंगे, 2n-1 प्लस 2n-1/2। रखो n की वैल्यू, 2 की पावर 2 और फिर 2 की पावर 1, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो इसके मैंने नाम बताए, इसके भी मैंने नाम बताए, 8 बनाने थे, 8 बनाए मैंने तो। ठीक है, ऊपर वाले के भी बताए थे, शायद बताए थे, हाँ इसके भी 4 के नाम मैंने बताए, ये 8 के नाम मैंने बताया ना, इनके भी जो 3 बनने थे वो उनके नाम बताए। अब इन 6 के नाम आप लिखोगे, इन 6 के नाम आप लिखोगे। लिखने कहां पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बना लेना। जीआई कहां कहां पे शो हो रहा है, कहां कहां पे शो हो रहा है, 2 पे 4 पे 6 पे, 2 पे 4 पे 6 पे लिख लेना। तीनों सिस
तीनों ट्रांस है ना, बाकी बनाना आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा। ऐसे करोगे तो 8 बनेंगे, तीनों सिस, तीनों ट्रांस, 2 सिस, 1 ट्रांस, है ना, करके देखोगे 8 बनेंगे। बट 8 नहीं है, उनमें से 6 होंगे, उनमें से 6 होंगे, 2 कोई सिमिलर होंगे, है ना, 8 में से कोई 2 सिमिलर होंगे, ठीक है, किसी के साथ। तो चेक करके देखना। ये क्या कर दिया, और करेंगे हम लोग। पहले सिमिलर एंड के डिसिमिलर एंड, स्टीरियो सेंटर पहले मिथाइल, स्टीरियो सेंटर पहले इथाइल, डिसिमिलर एंड से चेक करते चलो कौन कौन स्टीरियो सेंटर है। ये तो एक स्टीरियो सेंटर है। क्या ये रिंग स्टीरियो सेंटर है? रिंग, रिंग, डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग नहीं, रिंग की बात कर रहा हूं। स्टीरियो सेंटर है क्या? नहीं, हाँ है। सर आपको कैसे पता रिंग स्टीरियो सेंटर है? बेटा वो कल बताया गया था, रिंग में 2 ऐसे एटम होने चाहिए जो कि sp3 हो और उसके दोनों सबस्टिट्यूएंट अलग अलग हो। जैसे ये नजर आ रहा है sp3 है, दोनों सबस्टिट्यूएंट अलग अलग है, sp3 है, दोनों सबस्टिट्यूएंट अलग अलग है, तो रिंग भी sc है। एक और बात बताओ, ये जो डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग है, डबल बॉन्ड इनसाइड रिंग, क्या ये भी sc है? इसकी कंडीशन पता क्या होती थी? रिंग में 8 या उससे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए, 8 है, तो ये भी एक sc है। इसके बारे में बात करें, ये भी एक sc है। बेटा एक तो डिसिमिलर एंड्स था, दूसरा नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स कितने आ रहे हैं? 4, तो टोटल नंबर ऑफ जीआई का फॉर्मूला 2⁴ दैट इज 16 आएगा। ठीक है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। सर क्या ये जीआई है? नहीं, सॉरी, ये स्टीरियो सेंटर है? नहीं, ये स्टीरियो सेंटर नहीं है, क्योंकि कार्बन के साथ 2 एच जुड़े हुए हैं। जिसके साथ भी जो कार्बन डबल बॉन्ड वाला जीआई शो करना चाहता है उसके दोनों सबस्टेंट अलग अलग होने चाहिए। इसके तो सेम है, तो ये एसआई है, एससी नहीं है, सॉरी बेटा एसआई बोल दिया, एससी नहीं है, स्टीरियो सेंटर नहीं है। अब बात करते हैं रिंग स्टीरियो सेंटर है कि नहीं। sp3 दोनों सबस्टेंट अलग अलग, sp3 दोनों सबस्टेंट अलग अलग, तो रिंग sc है। क्या ये डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग sc है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वही डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग तभी होती जब 8 से ज्यादा होते थे, यहां पर 6 है। इसके बारे में बात करते हैं, क्या ये sc है? हाँ, इस कार्बन के दोनों सबस्टेंट अलग, इस कार्बन के भी दोनों सबस्टेंट अलग, तो ये भी एक sc है। बताओ बेटा, बताओ बेटा कितने नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स हो गए? सर 2 हो गए। सिमिलर एंड के डिसिमिलर एंड? सर डिसिमिलर ही है ऑब्वियसली, इधर से पहला स्टीरियो सेंटर ये है, इधर से पहला स्टीरियो सेंटर है, कहीं पर सिमिलरिटी तो दिख ही नहीं रही, तो डिसिमिलर एंड्स है। खत्म, फिर हो गया क्वेश्चन। अगर डिसिमिलर एंड्स हैं तो नंबर ऑफ जीआई कितने हो जाएंगे? दैट इज 2⁵ कम्स आउट टू बी 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपने जितने भी क्वेश्चन अभी तक लिए हैं, या तो सी डबल बॉन्ड सी वाले लिए हैं, या रिंग वाले लिए हैं, या डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग वाले लिए हैं, ठीक है, आपने अभी तक कोई भी क्यूमिलीन वगैरह नहीं लिया है, कोई बात नहीं। पहली बात बताइए, क्या ये एक स्टीरियो सेंटर है? हाँ है। कल बताकर गया था, रिवाइज होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं दोबारा बता देता हूं। पूरा का पूरा क्यूमिलीन अगर जीआई शो करता है, अगर जीआई शो करता है तो वो एक स्टीरियो सेंटर होता है, वो एक स्टीरियो सेंटर होता है। देख ले पहले तो शो करता है कि नहीं। सर पता है क्या निशानी थी क्यूमिलीन की? सर मैं कॉपी रिवाइज किया मैंने, पता उसमें क्या दे रखा था? जब भी क्यूमिलीन में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे या ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगी, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे या ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगी, तो वो जीआई शो करता है। यानी कि ये भी एक पूरा एससी है। तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स कितने हो गए? 2। सिमिलर एंड्स के डिसिमिलर एंड्स, ये साफ नजर आ रहा है, इधर एल्कीन है उधर क्यूमिलीन है, उधर से शुरू करता तो पहले क्यूमिलीन आता, इधर एल्कीन आता, तो डिसिमिलर एंड्स है, तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है। तो लो भाई, क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो गया। नंबर ऑफ जीआई कितने आ जाएंगे? 2⁵ कम्स आउट टू बी 4। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब हमें शुरू करना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से भी पहले आपको कोई छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। देखिए जी, क्या सबसे पहले हमें पढ़ना है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है? कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम जिसके चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होंगे, जिसके चारों सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे? अलग अलग होंगे। मैंने बोला
कितने से जुड़ा होना चाहिए, कोई भी ऐसा सेंटर जिसके चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होंगे। जैसे ये देखो, ये कार्बन देखो, क्या ये एक तरफ H से, एक तरफ Br से, एक तरफ I से, एक तरफ Cl से जुड़ा हुआ है? यस। क्या इसके चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं? यस। तो ये क्या है? एक कायरल कार्बन। क्या ये कायरल सेंटर है? हाँ, ये कायरल सेंटर है। जो भी कायरल होगा वो कायरल सेंटर तो होगा ही होगा। ठीक है, यहां पर चेक करते हैं। सर ये वाला कार्बन कायरल सेंटर है कि नहीं? अरे इसके तो 3 हाइड्रोजन सेम है। क्या बोला? कार्बन ने जो चारों बॉन्ड्स बना रखी हैं या किसी भी एटम्स के साथ जो चारों सब्स्टिट्यूएंट हैं, वो लोन पेयर भी हो सकता है, बस रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो चारों सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं वो चारों अलग अलग होने चाहिए। यहां पर तो 3 हाइड्रोजन सेम है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। सर इसके भी 3 हाइड्रोजन सेम है, नहीं है। ये वाला कार्बन, सर इसके 2 हाइड्रोजन सेम है, ये भी नहीं है। कोई भी कार्बन या कोई भी एटम उसके 4 जुड़े होने चाहिए। ठीक है, चारों अलग अलग होने चाहिए, तो ये भी कायरल नहीं है। व्हाट अबाउट दिस वन? व्हाट अबाउट दिस वन? यस, इस कार्बन के एक तरफ H है, एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ इथाइल है, एक तरफ Br है, एक तरफ H है। क्या चारों अलग अलग हैं? एक तरफ H, एक तरफ Br, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ इथाइल, चारों अलग अलग हैं। तो ये वाला कार्बन क्या होगा? दैट इज, स्टार का मतलब क्या है? ये कायरल कार्बन है या कायरल सेंटर भी है, जो भी आप कहना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, क्या हमेशा कार्बन के एग्जांपल देते रहोगे, या एक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही कायरल कार्बन हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं बेटा। पहले चेक करो, ये कायरल कार्बन है? नहीं सर, 3 हाइड्रोजन सेम है। ये चेक करो, एक के इसके एक तरफ, इस कार्बन के एक तरफ Cl है, एक तरफ H है, एक तरफ मिथाइल है, और एक तरफ ऐसा कार्बन है जिसके साथ Br, H और मिथाइल इथाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है, चारों अलग अलग हो गए। यस, तो ये कायरल कार्बन है या कायरल सेंटर है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। इस कार्बन के एक तरफ ब्रोमीन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ये पूरा इथाइल है, और चौथी तरफ क्या है? एक ऐसा कार्बन जिसके पास Cl, मिथाइल और H है। चारों अलग अलग हैं, चारों अलग अलग हैं, तो ये भी कायरल कार्बन है। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं? सर एक। अच्छा, कोई सॉरी, एक थोड़ा 2 बोलना था। ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। कायरल, कोई पूछ ले कायरल सेंटर भी कितने हैं? सर 2 ही हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। सर यहां पर भी नाइट्रोजन के साथ 3 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं बेटा। चौथा लोन पेयर भी तो है, और वो चारों अलग अलग है। एक तरफ H है, एक तरफ Cl है, एक तरफ Br है, और एक तरफ लोन पेयर है। ठीक है, तो ये भी कायरल नाइट्रोजन है। यहां पे कितने? एक। बताओ इसके अंदर कायरल सेंटर कितने हैं? सर वही जो कायरल नाइट्रोजन है वो कायरल सेंटर तो होगा ही होगा। अच्छा, इसके अंदर बताओ कायरल कार्बन कितने हैं? सर कायरल कार्बन कोई नहीं है, कार्बन कायरल नाइट्रोजन है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, लोन पेयर is also considered as a substituent if it is not involved in resonance। इस नाइट्रोजन के एक तरफ H था, एक तरफ Cl था, एक तरफ Br था, और एक तरफ लोन पेयर था। ठीक है सर, तो यहां पर कायरल सेंटर भी कितने हैं? 1। कायरल नाइट्रोजन भी कितने हैं? 1। व्हाट अबाउट दिस मॉलिक्यूल? इस नाइट्रोजन के एक तरफ Cl है, एक तरफ Br है, एक तरफ H है, और एक तरफ क्या है? F। तो साफ पता चल रहा है चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं। तो ये वाला जो होगा, ये वाला, ये एक कायरल नाइट्रोजन है। बताओ यहां पर कायरल सेंटर कितने हैं? 1। क्या वही कायरल नाइट्रोजन भी है? यस। क्या कायरल कार्बन है यहां पे? सर कार्बन ही नहीं है, कायरल कार्बन कहां से ढूंढोगे? इस ऑप्शन को चेक करिए, एक तरफ H हाइड्रोजन, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ इथाइल, और एक तरफ लोन पेयर। क्या चारों अलग अलग हैं? चारों अलग अलग हैं। तो यहां पर कायरल सेंटर कितने? 1। कायरल ऑक्सीजन कितने हैं? वही जो कायरल सेंटर है वो कायरल ऑक्सीजन। कायरल कार्बन कोई है? नहीं है। ठीक है, ये कार्बन, इसके तीनों मिथाइल सेम है, इधर भी CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, दोनों कार्बन में एक से ज्यादा हाइड्रोजन सेम है, तो ये भी कायरल नहीं हो सकते। कार्बन कायरल तभी होगा जब उसके चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होंगे। इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो ये रहा।
जेईई मेन 2020 में कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट होंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर। जो भी होंगे उनको मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये तो साफ ही नजर आ रहा है, आपको बताने वाली कोई बात है ही नहीं। चारों बॉन्ड्स सिग्मा है, ठीक है, और चारों अलग अलग है। अगर कार्बन पे कभी भी कोई पाई बॉन्ड आ गई ना, सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, वो कायरल नहीं होगा। लिख लेना इसे। अगर कहीं पे भी कार्बन डबल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो वो वाला कार्बन कायरल नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। पूरा मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है बट वो वाला पर्टिकुलर कार्बन नहीं होगा। अच्छा, और चेक करते हैं। सर मुझे एक ये H नजर आ रहा है, सॉरी कार्बन नजर आ रहा है, बट इसके साथ बेटा 3 हाइड्रोजन है ना, तो 3 हाइड्रोजन सेम हो गए, तो ऑब्वियसली ये भी कायरल नहीं हो सकता। लेट्स टॉक अबाउट दिस कार्बन। दिस कार्बन, इसके एक तरफ ये O से जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये जो भी pyridine जैसी रिंग लग रही है उसके साथ जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये इससे जुड़ा हुआ है। तीनों अलग अलग हैं, हाँ अलग अलग है। चौथा हाइड्रोजन भी तो होगा, है ना, जहां पर कुछ नजर नहीं आता वहां पर हाइड्रोजन तो लगाते ही लगाते हैं। तो एक तरफ ये O वाला, एक तरफ ये, एक तरफ ये, एक तरफ ये, चारों अलग अलग है, यस, तो ये वाला कार्बन भी कायरल है। लेट्स टॉक अबाउट दिस कार्बन। दिस कार्बन, इसके एक तरफ N से जुड़ा हुआ है, यस, एक तरफ इधर ये pyridine के कार्बन से जुड़ा हुआ है, यस, एक तरफ ये कोई बाईसाइक्लो रिंग है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, यस, और चौथा क्या होगा, चौथा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। नहीं नजर आ रहा तो चारों अलग अलग हैं, हाँ अलग अलग है, ये भी कायरल है। सर ये वाला कार्बन, बेटा इसकी 2 बॉन्ड्स तो तुम्हें नजर आ रही हैं, वो दोनों तो अलग अलग हैं, वो दोनों तो अलग अलग हैं, बट यहाँ पर 2 H होंगे ना, तो जिसके पास भी 2 H आ जाएंगे, 2 सब्सटेंस सेम हो गए, सेम हो गए, तो कायरल हो ही नहीं सकता। ये वाला भी सेम 2 H होंगे, 2 H होंगे, 2 H होंगे, 3 H होंगे, ये CH3 होगा ऑब्वियसली, ये CH2 होगा, ये भी नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट दिस कार्बन। दिस कार्बन, इसके 3 तो अलग अलग नजर आ ही रहे हैं आपको, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ ये N वाला है, एक तरफ ये है, और चौथा हाइड्रोजन है, तो ये भी कायरल हो गया, ठीक है। और देखें, और देखें। सर ये वाला कार्बन, बेटा ये 2 बॉन्ड्स नजर आ रही हैं, तो इसके साथ 2 जो होंगे, जो ये इस कार्बन की बात कर रहा हूं, 2 इसके साथ H होंगे, जब 2 H हो गए, सेम हो गए, सेम हो गए, तो कायरल तो हो ही नहीं सकता। व्हाट अबाउट दिस कार्बन। हाँ, इसके एक तरफ ये नजर आ रहा है, अलग है, एक तरफ ये नजर आ रहा है, अलग है, एक तरफ ये ऊपर वाला नजर आ रहा है, अलग है, और चौथा, चौथा हाइड्रोजन होगा यार, तो ये भी कायरल है, ठीक है सर। तो कितने कायरल नजर आ गए आपको, कितने कायरल नजर आ गए, 1 2 3 4 और 5। तो कायरल कार्बन कितने हैं इसमें, 5। आप घर से ढूंढ के लाएंगे इसमें टोटल 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 कायरल सेंटर्स कितने हैं। बेटा कायरल सेंटर में क्या आ जाएगा, कायरल कार्बन तो आएंगे ही आएंगे, बाकी अगर इसमें कोई कायरल ऑक्सीजन है वो भी काउंट हो जाएगा, अगर है तो, मुझे नहीं पता है कि नहीं, वो आप फाइंड आउट करेंगे। इसमें अगर कोई कायरल नाइट्रोजन होगा वो भी काउंट, मतलब कोई भी और कायरल होगा वो काउंट हो जाएगा, वो आप फाइंड आउट करके लाएंगे। क्वेश्चन में तो सिर्फ कायरल कार्बन पूछा हुआ था, उसका आंसर मैंने 5 बता दिया है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। क्या हमने लास्ट क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी स्टीरियो सेंटर की, कोई भी ऐसा सेंटर जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है। बट लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ ज्योमेट्रिकल पढ़ा हुआ था, तो जानबूझ के मैं स्टीरियो सेंटर्स को वो बोल देता था कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। बट अब तो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ने जा रहे हैं, शुरुआत ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ की बढ़ रही है। तो कोई भी कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर जरूर होगा, कोई भी कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर जरूर होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पर कायरल कार्बन 5 है, तो स्टीरियो सेंटर मिनिमम 5 तो होंगे, मतलब कि और काउंट कर लेना, कायरल सेंटर कोई और होगा तो काउंट हो जाएगा। जैसे इसके अंदर कायरल सेंटर 1 है, तो स्टीरियो सेंटर भी 1 है, कायरल सेंटर 1 है, स्टीरियो सेंटर 1 है, कायरल सेंटर 1 है, स्टीरियो सेंटर 1 है, कायरल सेंटर 2 है, स्टीरियो सेंटर 2 है, कायरल कार्बन 1 है, स्टीरियो सेंटर 1 है, कायरल कार्बन 1 है, स्टीरियो सेंटर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया। एक और टर्म होती है प्रो कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता था, कार्बन जिसके 4, कायरल कार्बन क्या होता था, कार्बन जिसके चारों सब्स्टिट्यूएंट क्या होते थे, अलग अलग होते थे, ठीक है। प्रो कायरल सेंटर या प्रो कायरल कार्बन, एटम whose only 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम होंगे और बाकी डिफरेंट होंगे, बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, एंड रेस्ट आर
डिफरेंट, रेस्ट आर डिफरेंट। ठीक है, कोई भी एटम जिसके दो सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे सेम और बाकी क्या होंगे डिफरेंट होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे आप प्रोकायरल सेंटर। समझते हैं। जैसे ये देखिए Cl Br H H, क्या इस कार्बन के दो सब्स्टिट्यूएंट सेम है? यस। बाकी डिफरेंट है? यस। अगर मैं किसी एक, जो दोनों सेम है, अगर किसी एक को हटा के कुछ और लगा दूं, जैसे इस H को हटा के I लगा दूं, तो क्या ये कायरल बन जाएगा? हाँ, ये बन जाएगा। यानी कि कहीं पर भी कोई ऐसा एटम हो जिसके दो सब्स्टिट्यूएंट सेम है, बाकी डिफरेंट है, तो बस दो में से किसी एक को रिप्लेस करो, इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करके कोई नया ग्रुप लगा दो, तो कायरल बन जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज प्रो कायरल कार्बन। एक और एग्जांपल करना है? बिल्कुल करते हैं। CH3 CH2 CH Br I। कोई पूछे ये वाला कार्बन कायरल है कि प्रो कायरल है? ये कार्बन के चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं, H है, Br है, I है, और एक ऐसा कार्बन जिसके बाद H है, Br है, I है, और CH2 CH3 है, तो ये कायरल है। ठीक है। व्हाट अबाउट दिस कार्बन? इसके एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ ऐसा कार्बन है जिसके पास HI Br है, दोनों अलग अलग हो गए, बट ये दोनों सेम है। अगर इन दोनों में से कोई एक ग्रुप को भी हटा दूं, लाइक मैं H की जगह I लगा दूं, या इस H की जगह I लगा दूं, या इसकी जगह Br लगा दूं, दोनों में से किसी एक H की जगह भी कोई और ग्रुप लगा दूं, तो ये कायरल बन जाएगा। तो ये वाला कार्बन क्या है? ये प्रोकायरल है। प्रोकायरल स्टीरियो सेंटर नहीं होता। हाँ, H की जगह भी I लगा दूंगा, तब ये कायरल बन जाएगा, तब ये स्टीरियो सेंटर होगा। राइट नाउ इसके अंदर सिर्फ एक कायरल कार्बन है और वही स्टीरियो सेंटर है, यही वाला कार्बन स्टीरियो सेंटर है, और कोई नहीं है। सर क्या ये कायरल है, ये प्रो कायरल है? ये कुछ भी नहीं है। कायरल के लिए चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होने चाहिए थे, प्रो कायरल के लिए दो सब्स्टिट्यूएंट सेम होने चाहिए, तो इसके तो तीन सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ना, तो ना ये कायरल है ना ये प्रो कायरल है। आगे बढ़ते हैं। फिशर प्रोजेक्शन, कोई कार्बन काउंट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, यानी कि उसके चारों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग होंगे। हाँ सर, अलग अलग होंगे, वो कौन सी बताने वाली बात है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, मान लेते हैं Cl Br F I, ये एक 3D मॉलिक्यूल होगा। यस। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। हाँ, टेट्राहेड्रल है, चलो वो तो पता ही है, वो कोई बताने वाली बात है थोड़ा। किसी भी 3D मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करना, उसे क्या बोलेंगे आप? फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है सर, कैसे करते हैं रिप्रेजेंट? ये जो कार्बन होते हैं, कार्बन, ये पहली बात तो इसको आप एक दो लाइंस लगा लेंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और ये जो सेंटर है, सेंटर ये रिप्रेजेंट करेगा कायरल कार्बन को। ठीक है, और ये चारों सब्स्टिट्यूएंट हम अटैच कर लेंगे। दिस इज Cl F I Br F, जहां मर्जी लगा लीजिए, वो आपकी मर्जी, क्योंकि अभी रिप्रेजेंटेशन इसका सीखा नहीं तो जहां मर्जी लगा सकते हैं। तो है तो ये 3D मॉलिक्यूल, बट उसको 2D में हमने रिप्रेजेंट किया। ये क्या कहलाती है? दैट इज फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है सर। ऐसे ही एक और होता है जिसे क्या बोलते हैं हम? वेज डैश फॉर्मूला। ये 3D मॉलिक्यूल का 3D रिप्रेजेंटेशन ही है, 3D मॉलिक्यूल का 3D रिप्रेजेंटेशन ही है। 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल। जैसे पिछला कौन सा बनाया था? ClFBrI, दोबारा बना देता हूं, ClFBrI। अगर मुझे इसका वेज एंड डैश फॉर्मूला बनाना है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में दो एटम्स
इन द प्लेन बनाए जाएंगे। इन द प्लेन का मतलब समझते हो, इसी बोर्ड के ऊपर होंगे। एक बनाया जाएगा वेज और एक बनाया जाएगा डैश। ये जो सॉलिड लाइंस हैं ये और ये रिप्रेजेंट कर रही हैं इन द प्लेन। ये जो वेज है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अबव द प्लेन, और ये जो है डैश ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिलो द प्लेन। क्या इस कार्बन के साथ 4 एटम्स अटैच्ड हैं? यस। इन 4 में से 2 एटम्स जो हैं वो इन द प्लेन होंगे, 2 एटम्स इन द प्लेन मानेंगे, ठीक है, इसी बोर्ड पर मानेंगे हम। एक को मानेंगे हम अबव द प्लेन। अबव द प्लेन मतलब ये बाहर की तरफ आ रहा होगा, आपकी तरफ। ये वेज मतलब है ये आपकी तरफ आ रहा है। ये दोनों इसी बोर्ड पे बनी हुई है। ये वेज आपकी तरफ आ रहा है सर, ये डैश ये पीछे है, बोर्ड के पीछे, दीवार की तरफ कह लो, पीछे की तरफ कह लो, ठीक है सर। आगे बढ़ने से पहले हमें कायरल कार्बन की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना आना चाहिए। आरएस कॉन्फ़िगरेशन को हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। हर एक, क्या बोला, कायरल कार्बन की अपनी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती है। एब्सोल्यूट मतलब खुद की। या तो वो कॉन्फ़िगरेशन आर होती है, ये सिर्फ कायरल की होगी, प्रो कायरल की नहीं होगी, ठीक है। आर होती है या एस होती है। सर ये आर क्या होता है, ये एस क्या होता है, वो बताएंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले कि जितने भी कायरल कार्बन हैं, हर एक कायरल कार्बन के साथ क्या 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होते हैं? यस। उन चारों को नंबर देना है 1 2 4, यानी कि एक को 1 देना है, दूसरे को 2 देना है, तीसरे को 3 देना है, चौथे को 4 देना है। सर किस भी हाफ पे देना है? ऑन द बेसिस ऑफ सीआईपी रूल्स। कॉपी रिवाइज करके आए हैं, सीआईपी रूल्स कल पढ़े थे, ठीक है, बस उसी के नंबर पे देना है 1 2 3 4। ऑल कायरल कार्बन्स के जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे जिनके साथ वो जुड़ा हुआ है आर गिवन आना है, आर गिवन रैंक 1 2 3 4 या प्रायोरिटी 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 अकॉर्डिंग टू। किसको 1 देना है, किसको 2 देना है, किसको 3 देना है, किसको 4 देना है? अरे अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल्स देना यार, ठीक है। पहले इतना कर लो फिर आरएस भी समझेंगे। चलो ठीक है सर, बताओ कैसे करना है। एफ सी एल बी आर आई। क्या आपको यहां पे कायरल कार्बन नजर आ रहा है? यस। इस इंटरसेक्शन पे जो कार्बन है उसके चारों सब्स्टेंट अलग अलग हैं, तो ये कायरल कार्बन तो है। इस कायरल कार्बन के साथ जो चारों सब्स्टेंट है उन चारों को रैंक देना है 1 2 3 4, ठीक है। कैसे देते हैं? सीआईपी रूल्स का पहला क्या था? हायर द एटॉमिक नंबर बेटर इज द रैंक, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है सर। सर अगर एटॉमिक नंबर सेम होता था तब क्या करते थे? बेटा वो भी सिखाया हुआ है आपको। CH2 CH3 Br I CH3। सबसे पहले एटॉमिक नंबर चेक कर लो। सर इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है 1, इसका 2। अब इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऊपर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो याद है ना इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? HHC, इसके साथ HHH। HC और H में से कौन हायर होगा? C वाला हायर होगा, तो ये नंबर आ जाएगा 3, ये नंबर आ जाएगा 4। सर अगर एटॉमिक नंबर सेम होता था तो बेटा हम हायर आइसोटोप को बेटर रैंक देते थे। इसका तो नंबर 1 आ जाएगा। बाकी तीनों तो हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, ये भी प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। तब क्या करते थे? जो हायर आइसोटोप होता था उसका बेटर रैंक होता था। सब कल की क्लास में करवाया हुआ है बेटा, है ना। रिवीजन आपके हाथ में है। मैंने पहली क्लास में आपको बोल दिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी।
अब पहली क्लास आपकी अच्छे तरीके से रिवाइज होगी, दूसरी अच्छे तरीके से और ज्यादा समझ आएगी। पहली दोनों रिवाइज होंगी, तीसरी क्लास और अच्छे तरीके से समझ आएगी। पहली 3 क्लासेस रिवाइज होंगी, चौथी और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। और धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर आप बीच में कहीं मिस करना चाहें, पता चले सर मैंने जीओसी नहीं पढ़ा, सर क्या मैं हाइड्रोकार्बन से शुरू कर सकता हूं, आंसर है नो। आंसर है नो। लेट मी बी फ्रैंक, आंसर है नो। मैं भाई कई बार ऑब्वियसली वो पुश करता रहेगा, नहीं सर मैं कर लूंगा, बेटा कर लो। बट सच्चाई ये है कि आपके निखर के तब तक रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन करेंगे, ठीक है। कोशिश करिए कि जैसे आज मेरे ख्याल से 5th या 4th क्लास है, जो भी है ये क्लास, ठीक है, पूरी केमिस्ट्री की, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सॉरी, ठीक है। तो आपकी जो पिछली क्लासेस है उनको रिवाइज करके आइए। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को 2 बार रिवाइज कर चुके होंगे, तो आओ उस पूरी क्लास को रिवाइज करने के लिए अब सिर्फ 15-20 मिनट चाहिए होंगे। हाँ, एक बार रिवाइज करके छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली 1-1.5 महीना उसको रिवाइज ही नहीं करेंगे, तो फिर वही कॉन्सेप्ट जो है वो धुंधला जाता है सारा का सारा, ठीक है सर। तो सर नंबर तो देने आ गए हैं सबको, दैट इज 1 2 3 4। अच्छा, आप कुछ अच्छा सा क्वेश्चन कराएं इसमें, जैसे ना कोई साइक्लिक वाला क्वेश्चन नहीं लिया, चलो साइक्लिक वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। जानबूझ के अच्छा सा क्वेश्चन लिया है जिसमें थोड़ा आपको सोचना पड़े। जैसे देखिए, सबसे पहले तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये O है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका नंबर 1 हो जाएगा। अब बात आ जाएगी 2 3 एंड 4 की। ये C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच्ड है, ये C डबल बॉन्ड C के साथ अटैच्ड है, ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। क्या आपको पता है ये C डबल बॉन्ड O वाले की ज्यादा प्रायोरिटी होगी? यस सर, ये कल पढ़ा था हम लोगों ने। बात रह गई ये C डबल बॉन्ड C की और इसकी, ठीक है सर। ये भी आपने बताया था कि C डबल बॉन्ड C को 2 सिंगल बॉन्ड्स की तरह काउंट किया जाता है। तो सर ये भी 2 सिंगल बॉन्ड्स हैं, ये भी 2 सिंगल बॉन्ड्स हैं। फिर सर अब आगे क्या करेंगे? उससे अगले वाला कार्बन देख लो बेटा, उससे अगले वाला कार्बन देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला, यानी कि ये वाला देख लो। इसके 2 तरफ H, एक तरफ C, 2 तरफ H, एक तरफ C, और इसके तो सिर्फ H ही है, C है ही नहीं, तो ऑब्वियसली इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। क्वेश्चन अच्छा है ये, क्वेश्चन अच्छा है ये। 3 एंड 4, कहीं दिमाग में ये मत सोचने लगना कि ये C डबल बॉन्ड C है, ये कार्बन की सिंगल बॉन्ड है। आपने बोला था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल की प्रायोरिटी कम होती है, ठीक है। वो तब होता इसको OH ही बना रहा हूं, इसको CHO ही बना रहा हूं, इसको भी CH डबल बॉन्ड CH2 बना रहा हूं। वो तब होता जब ऐसा होता। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, ये कार्बन एक कार्बन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड की कम होगी। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। बट यहां पर देखोगे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, कॉपी में लिखा हुआ है डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 सिंगल बॉन्ड्स। ये कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसका मतलब भी वही होता है 2 सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब भी वही 2 सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब भी वही 2 सिंगल बॉन्ड। तो उससे अगला देखूंगा, उससे अगला देखूंगा, उससे अगला देखूंगा, वो वाला 3 आएगा, ये वाला 4 आएगा। चलिए सर, चलिए यहां पर गलती से कार्बन की बॉन्ड्स 5 बन गई, ठीक कर देते हैं उसे। चलिए बेटा, तो सर आपने बहुत सारे बना दिए हैं ये फिशर प्रोजेक्शन वगैरह। सर आपने जितने भी एग्जाम्पल किए हैं ना, बहुत स्मार्टली आपने सब में एक कायरल कार्बन लिया है। तो 2 कायरल कार्बन होते तब कौन सी प्रॉब्लम है बेटा? नो, CH3 OH Br Cl I CH2 CH3, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। तो इसके भी 1 2 3 4 बनाने हैं, इसके भी 1 2 3 4 बनाने हैं। ध्यान से देखना। सबसे पहले तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है 1 2, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। मैं इस कार्बन के लिए रैंक 1 2 3 4 लिख रहा हूं, ये 1 2 तो आ गया,
अब या तो नंबर 3 इसका आएगा या नंबर 4 इसका आएगा, या नंबर 4 इसका आएगा, नंबर 3 इसका आएगा। चेक कर लेते क्या ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। यस, तो इनके साथ वाले देखो, इसके साथ वाले H H और H है, हाईएस्ट कौन सा हो गया? H। इसके साथ Cl I और Ca, हाईएस्ट कौन सा हो गया? I। अब बताओ H और I में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? सर I का ज्यादा होता है, तो ये नंबर 3 हो जाएगा, ये नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका रैंक 1 2 3 4 लगा रहा हूं, इसका जितने भी कायरल कार्बन है उनका रैंक 1 2 3 4 लगाना है, इसका लगा रहा हूं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर I है, यहां पर Cl है, यहां पर C है, यहां पर भी C है। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ज्यादा 1 2। अब प्रॉब्लम ये है 3 इसको देना है या 4 इसको देना है, या 4 इसको देना है और 3 इसको देना है, जो भी, मतलब कि 3 और 4 में प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस कार्बन के साथ Br जुड़ा हुआ है, O जुड़ा हुआ है, C जुड़ा हुआ है, हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा? Br का एटॉमिक नंबर। इस कार्बन के साथ 2 H जुड़े हुए हैं, एक C जुड़ा हुआ है, हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा? C। बताओ Br और C में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? सर Br का ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। ध्यान से देख लेना, इस कार्बन के 1 2 3 4 कौन से हैं? 1 2 3 4, ऑरेंज कलर से जो शो किए हैं। इस कार्बन के 1 2 3 4 कौन से हैं? 1 2 3 4। ठीक है, ये जो भी 1 2 3 4 लिखे हैं इनमें से कोई सा भी नॉमनक्लेचर वाला 1 2 3 4 नहीं है, नॉमनक्लेचर वाला 1 2 3 4 नहीं है। ठीक है सर, आपने फिशर प्रोजेक्शन आपने ये भी सिखा दिया, जिसमें 2 कायरल कार्बन होते थे, 3 होते हैं, ऐसे कर लोगे, अब तो कोई बताने वाली बात नहीं है। ठीक है सर, आपने ये बोला कि हर एक कायरल कार्बन की अपनी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती है, या तो वो R होती है या वो S होती है। ठीक सर, वो कैसे पता चलेगा? पहले रैंक दे देंगे 1 2 3 4। हाँ सर, वो तो दे दिया, उसके बाद बताइए। अब हमें मूव करना है 1 से 2, 2 से 3। 1 से किधर मूव करना है? 2, 2 से किधर मूव करना है? 3। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज आई, क्लॉकवाइज समझते हो, जैसे क्लॉक घूमती है, क्लॉक कैसे घूमती है? ऐसे ही तो घूमती है ना क्लॉक। ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन, रेक्टस वर्ड से बना हुआ है, फॉरेन वर्ड्स हैं। और एस कब होगा? जब 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, डायरेक्शन कौन सी आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ये जो सिखाया गया कि 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, डायरेक्शन क्लॉकवाइज आएगी तो आर बोल देना, एंटी क्लॉकवाइज आएगी तो एस बोल देना। ये एप्लीकेबल कब है? ये कब एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल इन फिशर प्रोजेक्शन इफ रैंक 4, इफ रैंक 4, जिसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला भी बोलते हैं। आप एक ही बात है, रैंक 4 वाला बोल रहे हो, 1 2 3 4 दिए ना, उसमें 4 वाला इज इन वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन तो समझते हैं ना, यहां पे अगर यहां पे है 4 या यहां पे है 4, तो ऐसे ही करो, 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, डायरेक्शन क्लॉकवाइज तो आर, 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज तो दैट इज एस। ठीक है सर, अगर हॉरिजॉन्टल हुआ, इफ एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी, जिसे आप रैंक 4 भी बोलते हैं, इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, देन आंसर इज रिवर्स्ड। आंसर इज रिवर्स्ड, यानी कि जहां आर लिखना था वहां एस लिखना आंसर, जहां एस लिखना था वहां आर लिखना। ठीक है, करके देखते हैं। जैसे कोई पूछे बताओ भाई इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आर आएगी कि एस आएगी? 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, बीच में 4 आए उसको सरपास कर दो, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगी एस कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में बात करते हैं बेटा। 1 से 2 जाना है, इधर से भी तो जा सकते हैं, बीच में 3 आ रहा है ना, 3 को सरपास नहीं कर सकते, 4 को सरपास कर सकते हैं। 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। क्या एटम ऑफ लोअर प्रायोरिटी वर्टिकल में है? हाँ वर्टिकल में है, तो जो आंसर आएगा वही दिखेगा। डायरेक्शन कौन सी है?
सर क्लॉकवाइज है तो आर आएगा इसका आंसर। सर इसके बारे में बताइए, इसके बारे में 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है और एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी कहां पर है, वर्टिकल में, तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आर आएगा, हाँ आर आएगा। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे होते तो ऐसा था। यहां पर बात करते हैं 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है और एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल में है, हाँ वर्टिकल में, तो डायरेक्शन कौन सी आ रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है तो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है तो क्या बोलेंगे इसे, दैट इज एस। इसके बारे में बात करते हैं 1 से, ध्यान से सुनना, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, बट एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल में है, तो आंसर रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। यानी कि देखने में ये एस लग रहा है बट होगा आर, देखने में ये एस लग रहा है बट होगा क्या, आर। ठीक है सर, यहां पर बताओ, यहां पर भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन हर एक कायरल कार्बन की होती है, हर एक कायरल कार्बन की, ये भी कायरल है, ये भी कार्बन कायरल है, तो इसकी भी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आएगी, इसकी भी आएगी, क्या आएंगी बात करते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। 1 से, कलर कोई ये रख ले, चलो 1 से मुझे 2 जाना है और 2 से 3 जाना है, ठीक है, डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज, और एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी, इसका एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल में, वर्टिकल में, तो जो आंसर आ रहा है वही दिखेगा, क्लॉकवाइज मतलब आर, मतलब आर। ठीक है, ये कर लेते हैं, इसका चेक करिए सर, 1 ये है और 2 ये है, 1 से 2 जाना है और 3 ये है, डायरेक्शन कौन सी है, ये भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, और एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल में है, यानी कि जो दिख रहा है वही आंसर है, तो इसका भी आंसर क्या है, आर। और सुनो, और सुनो, मैं अब की बार जो नंबरिंग लिख रहा हूं, अब की बार जो नंबरिंग लिख रहा हूं वो नॉमेनक्लेचर वाली लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ 5 कार्बन एटम्स है, और 2 पे कायरल है और 3 पे कायरल है, 2 वाला भी आर निकला है ना, और 3 वाला भी आर निकला। ठीक है, ये दोनों की हमने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। ठीक है सर, सर ये जो आपने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हमें सिखाई है, ये किसमें सिखाई है आपने, फिशर प्रोजेक्शन में सिखाई है। क्या वेज एंड डैश में कैसे करेंगे, ठीक है, वेज एंड डैश में भी अगर रैंक देंगे 1 2 3 4, सिमिलरली इन वेज एंड डैश, सिमिलरली रैंक 1 to 4 इज गिवन, दे दिया। फिर क्या करना, उसके बाद क्या करना, अगर एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी जिसका रैंक क्या आता है 4, अगर वो डैश में है, अगर वो डैश में है, 1 2 3 जाएंगे डायरेक्शन क्लॉकवाइज तो आर, 1 2 3 जाएंगे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज तो एस। अगर एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी जिसे आप क्या बोलते हैं, रैंक 4, अगर वो डैश पोजीशन में है, डैश समझते हो ना, ये वाले में ऐसे इसमें, देन 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है आर, 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है एस। जैसा कि हम फिशर प्रोजेक्शन में बोलते थे, अगर वो वर्टिकल में है, 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, डायरेक्शन क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। बट अगर एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज इन वेज, वेज, वेज समझते हो, इसमें है, देन आंसर इज रिवर्स्ड। रिवर्स समझ गए ना, जैसे हम फिशर प्रोजेक्शन में करते थे, फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग देखते थे कि अगर एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है तो जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा लिखना है, आर आ रहा है तो आंसर एस लिखना है, एस आ रहा है तो आंसर आर लिखना है। यहां पर भी ऐसा करेंगे अगर एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी वेज में होगा, करके दिखाएंगे अभी इसके क्वेश्चन। ठीक है, पहले इन दोनों के क्वेश्चन कर लें, फिर वो लाइन वाला भी देख चेक कर लेंगे।
पहले इन दोनों के कर लें। जैसे ये देखिए, Br Cl FH। बेटा रैंक 1 2 3 4। क्या एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी डैश में है तो क्लॉकवाइज जा रहे हो तो S, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो तो R। तो भाई एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो किसमें, दैट इज इन 4। ठीक है, थोड़ा इसको लिखने का तरीका ठीक कर दें। वेज यहां लिखा जाता है, ये यहां लिखा जाता है। जो भी था ये पता नहीं क्या था, मुझे तो मैं भूल गया। तो ऐसे अपनी मर्जी से Br लिख लेता हूँ, F लिख लेता हूँ। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब चेक करिए, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। डायरेक्शन क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा, S। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्या ये कायरल कार्बन नजर आ रहा है आपको? यस, ये कायरल कार्बन है, क्योंकि चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं। आरएस कंफिग्रेशन उन्हीं की लिखी जाती है जो कायरल होते हैं, जो कायरल नहीं है उनकी एब्सोल्यूट कंफिग्रेशन नहीं होती। ठीक है, चेक करते हैं। पहले तो नंबर दे देते हैं इसको। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। क्या एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी वेज में? हाँ वेज में, वेज में। तो आंसर को रिवर्स कर दो, यानी कि अगर आर दिख रहा हो तो एस लिखो, एस दिख रहा हो तो आर लिखो। 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। डायरेक्शन क्लॉकवाइज लग रही है, यानी कि आर आंसर होना चाहिए था, आर नहीं होगा, एस होगा। ठीक सर, आपने ये भी समझा दिया, एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी वेज में भी समझा दिया, डैश में भी समझा दिया। अगर वो इन द लाइन हो, इन दोनों पे हो, सॉलिड लाइंस पे हो, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखते, इफ एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी, जिसको रैंक 4 बोलते हैं, इज इन सॉलिड लाइंस, जिसको हम बोलते हैं इन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है सर, फिर क्या करेंगे ये भी तो बताइए, ये भी तो बताइए क्या करेंगे। ठीक है, देन इवन इंटरचेंजेस करिए। क्या करिए, इवन इंटरचेंजेस करिए। इवन का मतलब आपको पता ही होगा, या तो 2 इंटरचेंजेस करो, या 4 करो, या 6 करो। ठीक है, पर कायरल कार्बन एंड get that rank 4 in dash। ठीक है, ऐसा करने से जो रैंक 4 है वो डैश में आ जाना चाहिए। इतना कर लोगे, फिर कंफिग्रेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, अगर आर आ रही है तो आर लिख देना, एस आ रही है तो एस लिख देना। आर पता ना कैसे आएगी, 1 2 3 जाओ, क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। करके देखें। बी आर एच आई एफ। क्या क्या एक कायरल कार्बन है, यस। क्या मैं ऐसे चेंज कर दूं, इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज कर दूं, एफ इधर आ जाए, एच यहां पे आ जाए। बट ये तो एक चेंज किया आपने, आपने तो बोला इवन चेंजेस करने हैं। यस यस यस, दूसरा चेंज यहां पे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, आई ऊपर एफ नीचे, क्या बन गया, क्या बन गया, आई ऊपर, ये रहा, बी आर नीचे, एफ इधर और एच इधर। क्या ऐसा करने से एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी डैश में आ गया? आ गया। अब रखो रैंक 1 2 3 4, रखो रैंक 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या रैंक 1 2 3 डायरेक्शन
क्लॉकवाइज आ रही है, यस सर डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रही है, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, ठीक है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रही है, तो आंसर क्या आएगा आर, ठीक है सर। हमने बहुत सारी चीजें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से रिलेटेड पढ़ ली हैं, बट अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा अगर वो डिससिमेट्रिक होगा। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब अभी नहीं बताया, वैसे पता होगा, एक बार रिपीट बता देता हूं, अभी इस क्लास में डिटेल में भी पढ़ेंगे बट फिर भी बात कर लें। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब वो होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट में रोटेट करता है या लेफ्ट में रोटेट करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा जब वो डिससिमेट्रिक होगा। सर डिससिमेट्री का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपाउंड डिससिमेट्रिक तब होता है जब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, और ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होती है। कोई मॉलिक्यूल आपके सामने दे दिया जाएगा, आपको उसमें चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, नहीं है, ठीक है। फिर चेक करना है सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, नहीं है। फिर चेक करना है कि ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, नहीं है। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो कंपाउंड क्या होगा, डिससिमेट्रिक। अगर डिससिमेट्रिक होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक। तो कंडीशन, necessary and sufficient condition for a compound to be optically active is dissymmetry। वो कैसे चेक करेंगे, तीनों चीजें का चेक करनी पड़ेंगी, बट पेपर में हम टाइम बचाएंगे और सिर्फ ये दो चीजें चेक करेंगे, सिर्फ ये दो चीजें चेक करेंगे, हम ये चेक नहीं करेंगे। अगर ये एब्सेंट है और साथ में ये एब्सेंट है तो ये पक्का एब्सेंट होगा, टेंशन ही नहीं लेनी है। और ये तीनों एब्सेंट तो मतलब कंपाउंड डिससिमेट्रिक, ठीक है। सर ये तीनों चीजें होती क्या है, मैंने बोल ही दिया कि इसकी तो टेंशन ही लेनी, इसको तो भूल ही जाओ, आपको तो बस ये दो चीजें पता होनी चाहिए। कोई भी मॉलिक्यूल में आपको दे देंगे, आपको ये चेक करना है पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज प्रेजेंट हो गई या दोनों भी हो गई, मिनिमम एक भी हो गई, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या राइट में या लेफ्ट में रोटेट नहीं करेगा, नहीं करेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में बांट देगा और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज लगेंगे, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज लगेंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए, आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, आपको इसको दो हिस्सों में बांटना है और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज लगने चाहिए। अगर ऐसा है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और अगर आप इसको दो हिस्सों में ना काट पाए, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं लग पाए, दो हिस्से इक्वल हिस्सों में ना काट पाए, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें तो बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कि मैं तो आपको एक शो कर देता हूं, आपको मिनिमम एक चेक करना है। चेक करो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटूं तो जो लेफ्ट में दिख रहा है क्या वही राइट में दिख रहा है, किसी प्रकार का कोई चेंज तो नहीं है, नहीं है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए था, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए था। तो अगर प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। किसने पूछ लिया, BF3 मॉलिक्यूल बताओ क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये चेक करिए, ये चेक करिए क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, याद रखना कुछ चीजों में बेवकूफी मत करना। ये लिखा B हुआ है, ये लिखा F हुआ है ये एटम्स, और एटम्स आपको पता ही है सर्कल की शेप में होते हैं, ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे होंगे। ये मत कहना F को कैसे काटोगे, F को ऐसे काटोगे, दो डंडे इधर रह जाएंगे या डंडों को बीच में, अरे भाई ये एटम्स को काट रहे हो आप, एटम्स को काट रहे, एटम्स स्फीयर की शेप में होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप काटेंगे, बोरॉन का एटम जो स्फीयर होगा बीच में से कट जाएगा, ये भी बीच में से कट जाएगा, इसका राइट हैंड साइड इधर भी एक F का स्फीयर नजर आ रहा है, इधर भी F का स्फीयर नजर आ रहा है, तो यहां पर भी POS प्रेजेंट है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। नजर आ रहा है POS, सॉरी क्या नजर आ रहा है POS, कलर चेंज कर लेते हैं, नजर आ रहा है POS। अगर इसको ऐसे काटा जाए बिल्कुल बीच में से, तो दो हिस्से नजर आ रहे हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, यस। उन दो हिस्सों में भी यहां पर Cl अबव द प्लेन है, इधर भी Cl अबव द प्लेन है, तो ऑब्वियसली POS है। सर अगर एक Cl अबव द प्लेन होता, एक बिलो द प्लेन होता, तो क्या
तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होता? नहीं होता, नहीं होता बेटा। एक मिरर इमेज का मतलब क्या होता है यार? मिरर, जैसे सामने मान लो मेरा मिरर है, तो सामने मिरर है, तो मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? अगर मैं हाथ उठा रहा हूं तो हाथ उठता हुआ दिखना चाहिए ना मेरे को, ऐसा थोड़ा होना चाहिए अगर मैं इधर हाथ उठा रहा हूं तो मिरर में मेरा हाथ नीचे जा रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, ये अबव द प्लेन है और ये भी अबव द प्लेन है, ये भी सीएल है, ये भी सीएल है, तो ऑब्वियसली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? हाँ है। ये देखो जरा इस मॉलिक्यूल को भी, अगर मैं ऐसे काट दूं, पता कौन कौन सा एटम बीच में से कट जाएगा? बीच में से कट जाएगा। यहां पर जो कार्बन का स्फीयर था वो बीच में से कट जाएगा, जो सीएल अबव द प्लेन है वो भी बीच में से कट जाएगा। यहां पे होगा ना सीएल, यहां से कट जाएगा। सर यहां पर एक एच भी तो होगा, हाँ होगा, वो भी बीच में से कट जाएगा, ठीक, वो भी बीच में से कट जाएगा, ठीक है। इधर भी क्या नजर आ रहा है? ऐसे काटूंगा, इधर भी क्या नजर आ रहा है? CH2, इधर भी क्या नजर आ रहा है? CH2, तो ऑब्वियसली इसमें भी POS प्रेजेंट है, इसमें भी POS प्रेजेंट है। व्हाट अबाउट दिस वन? क्या इसमें POS प्रेजेंट है? ये POS हो सकता है इसका? ऐसे काट दो, नहीं सर ये नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? बेटा अगर बीच में से काटोगे तो दो हिस्सों में कट तो रहा है, इधर भी इधर भी। अरे बेटा इधर यहां पर एक पे CL है, इधर एक पे BR है, तो ऑब्वियसली यहां पर POS क्या है? एब्सेंट। ठीक है सर, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए POS पे। और करने हैं सर, और करने हैं तो इसे करिएगा, ये आप करिएगा, ठीक है, कि इनमें POS प्रेजेंट है या नहीं। ये और ये आप चेक करिएगा होमवर्क में। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? एक कैसा पॉइंट जो बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा होगा। मॉलिक्यूल के कहां से गुजर रहा होगा? सेंटर से गुजर रहा होगा। इस मॉलिक्यूल का सेंटर कहां है? यहां पे। इस मॉलिक्यूल का सेंटर कहां है? यहां पे। इस मॉलिक्यूल का सेंटर क्या है? यहां से, ठीक। ये सेंटर से जो पॉइंट निकल रहा है उसको एक्सटेंड करके लाइन बना लो। सर किसी भी पॉइंट को एक्सटेंड करते हैं, किसी भी पॉइंट को एक्सटेंड करते हैं तो लाइन ही बनती है। मान लो ये सेंटर है, यहां से एक्सटेंड किया, लाइन बन गई, बन गई। लाइन के दो एंड होते हैं, हाँ एंड होते हैं। यहां पर और यहां पे दोनों एंड पे एटम सेम होना चाहिए, और यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? एक पॉइंट जिसको एक्सटेंड करके लाइन बनाई, बनाई, दोनों एंड पे एटम भी सेम होना चाहिए, और पॉइंट से यहां का डिस्टेंस, पॉइंट से यहां का डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अदरवाइज एब्सेंट है, ठीक है। पॉइंट एक्सटेंडेड टू फॉर्म लाइन, पॉइंट सेंटर में से पास करना चाहिए मॉलिक्यूल के, एंड पॉइंट एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए लाइन, एंड एट बोथ एंड्स ऑफ लाइन, लाइन के दोनों हिस्सों पर, लाइन के दोनों हिस्सों पर एटम्स सेम एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू बोथ एंड्स also same। जैसे यहां पर देखिए, किसी को गलत फहमी हो गई कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर से पास होती है लाइन, तो उसने पता क्या किया? एक लाइन बनाई, बना ली, बना ली। इस लाइन के दो एंड चेक कर लेता हूं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यहां पर आपको कार्बन नजर आ रहा है, यहां पर कुछ नजर आ रहा है? नहीं सर ये तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड के बीच का जगह है, यानी कि खाली हवा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम। दूसरी बात, यहां पर जो एटम आना चाहिए, यहां पर जो एटम आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए? सेम। इसके एक एंड पे कार्बन आ रहा है, दूसरे एंड पे कोई नहीं आ रहा, तो ये इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। नो COS। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, ठीक है। फिर भाई किसी को गलत फहमी हो गई कि ये देखो सर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऊपर से जाती हुई जा रही है। कहां से जा रही है? ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। ऊपर कौन नजर आएगा? जैसे यहां से जा रही है ये लाइन, यहां से जा रही है ये लाइन, ये CL है, क्या है? CL, यहां से जा रही है, अबव द प्लेन है ना, CL यहां पे,
यहां से जा रही है लाइन, जा रही है, यहां पर Cl है, सेंटर से पास किया, फिर ये बोर्ड के पीछे जाएगी ना लाइन। अगर बोर्ड के ऊपर से लाइन जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर से तो गुजर गई है, ठीक है, ऊपर से तो गुजर गई, नीचे की तरफ जाएगी लाइन, नीचे की तरफ जाएगी। क्या नीचे कोई एटम है? और वो भी Cl नहीं है सर, तो इसमें भी COS नहीं है, COS नहीं है, COS एब्सेंट कह सकते हो। इसके बारे में बात करते हैं। कईयों को गलतफहमी हो गई कि ये देखो सर ऐसे COS है, इसके इस एंड पे भी फ्लोरीन है, इस एंड पे भी फ्लोरीन है, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस सेम होगा, तो COS है। इधर चेक कर लो, हर जगह होना चाहिए फिर COS। यहां का डिस्टेंस, यहां का डिस्टेंस सेम, ये भी F, ये भी F, यहां पर भी F, यहां पर भी F, और ये भी यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस सेम होगा। सर दो जगह यस आ जाता है, जैसे यहां पर तो इधर भी COS में हाँ आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी हाँ आ रहा है, तीनों जगह हाँ आ रहा है। मान लो तीन जगह होती, दो जगह हाँ आ जाता, एक जगह ना आ जाता, तब क्या बोलते? COS प्रेजेंट के एब्सेंट? एब्सेंट बोलते, एब्सेंट बोलते। एक भी जगह नो आ जाएगा तो एब्सेंट बोलेंगे। यहां पर तो इधर भी यस, इधर भी यस, इधर भी यस, तो हम कहेंगे कि इसमें COS प्रेजेंट है। सर और बताओ, ये देखो अगला मॉलिक्यूल, ये रहा सेंटर, सेंटर से पास होती हुई लाइन, ये सेंटर से पास होती हुई लाइन, इसके एक तरफ कार्बन आ रहा है, दूसरी तरफ H आ रहा है। हालांकि यहां से यहां का डिस्टेंस सेम हो भी सकता है, बट एटम सेम नहीं है, इधर कार्बन है, इधर H है, तो यहां पर क्या कहेंगे हम? COS एब्सेंट। एक जगह एब्सेंट हो गया तो एब्सेंट ही होगा। सर इसका एक और बना ले, लो ये बना ले। अच्छा इसमें COS तो नहीं है, क्या इसमें POS है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ये देखो, अगर मैं इसे ऐसे काटूं, अगर मैं इसे ऐसे काटूं तो देख लो, आप खुद ही देख लो, कैमरे से आपको साफ नजर आ रहा है, स्क्रीन से साफ नजर आ रहा है कि इसके दो हिस्से हो रहे हैं। इधर HCH3 है, H ऊपर CH3 नीचे, इधर भी H ऊपर CH3 नीचे, तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है इसमें POS प्रेजेंट है, POS प्रेजेंट है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। क्या इसमें POS है? नहीं सर, अगर आप ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे तो इधर H है ऊपर, इधर CH3 है, तो POS तो प्रेजेंट नहीं है। COS है, COS है, ये रहा सेंटर, ये देखो ये रहा सेंटर, सेंटर से पास होती हुई लाइन, इधर से इधर जाने पर भी कार्बन, इधर से इधर जाने पर भी कार्बन, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस सेम होगा। सर ऐसे, ऐसे, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, और ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो इसमें COS प्रेजेंट है, COS प्रेजेंट, POS एब्सेंट। सर इसमें चेक करो COS है कि नहीं। ये रहा सेंटर, सेंटर, यहां से पास होती हुई लाइन। सर ना तो ये डिस्टेंस सेम होगा, ना एटम सेम है। यहां पर, यहां से पता हो सर, ये रहा सेंटर, चाहे ये वाली लाइन देख लो, दोनों एंड पे HH है, डिस्टेंस भी सेम होगा, या ये वाली लाइन देख लो, ये वाली लाइन देख लो, दोनों एंड पे कार्बन, और यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस सेम होगा, तो इसमें COS प्रेजेंट है और इसमें COS एब्सेंट है। ठीक, तो आपको जब भी कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव देखना है ना, आपको ये चेक करना है POS प्रेजेंट तो नहीं है, COS प्रेजेंट तो नहीं है। अगर दोनों एब्सेंट है, दोनों एब्सेंट है, तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। इफ बोथ POS एंड COS एब्सेंट है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है, दोनों में से कोई, लाइन को ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर दोनों एब्सेंट है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। अगर दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है, चाहे POS प्रेजेंट है या COS प्रेजेंट है, तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप इन सबसे बचना चाहते हैं, POS चेक नहीं करना, COS चेक नहीं करना, तो आपको एक आसान तरीका बता देता हूं। अगर
मॉलिक्यूल के अंदर एक कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि आपको कोई पीओएस सीओएस चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक कायरल कार्बन है सर, अगर एक से ज्यादा होंगे तब चेक करना पड़ेगा, तब चेक करना पड़ेगा। इफ मॉलिक्यूल हैज मोर देन वन कायरल कार्बन then POS absent and COS absent, तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तब चेक करना पड़ेगा, मजबूरी है, तब तो करना पड़ेगा। कैसे करना है वो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट टर्म है कायरलिटी। कायरलिटी बेसिकली ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब होता है हैंडेडनेस, हाथ जैसा। जैसे ये देखिए, ये मेरा हैंड, अगर इसकी मिरर इमेज बनाई जाए तो कुछ ऐसी आएगी, यस। और दोनों को सुपर इंपोज करने की कोशिश करी जाए। मिरर इमेज क्या सुपर इंपोज हो रही है? नहीं हो रही सर, ऑब्वियसली। ये थम्स भी बाहर आ रहे हैं, इवन फिंगर्स के ऊपर भी फिंगर सुपर इंपोज नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि हैंड क्या है? कायरल है। मिरर इमेज बनाओ, सुपर इंपोज करके देखो, अगर वो सुपर इंपोज नहीं हो पा रही है तो हम कहेंगे कि उसमें कायरलिटी है, उसमें कायरलिटी है। 3D में होनी चाहिए इमेज, 2D में मत बना लेना, बस इतना फर्क रहे, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम कि उसमें कायरलिटी है, ठीक है। अगर कायरलिटी होगी तो डिसिमेट्री भी होगी, कायरलिटी होगी, डिसिमेट्री भी होगी। पहले कायरलिटी लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये देखो, ये हैंड बनाया, इसकी मिरर इमेज अगर हम बनाएंगे कुछ ऐसी आएगी। और अगर आप दोनों को सुपर इंपोज करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें कायरलिटी है, दिस इज कायरल और इट हैज कायरलिटी। अगर कायरलिटी प्रेजेंट होगी तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी होगी, ठीक है। डिसिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, कायरलिटी भी होगी। तीनों में से अगर एक चीज मिसिंग तो बाकी दोनों चीजें भी मिसिंग। अगर मॉलिक्यूल में डिसिमेट्री नहीं है, वो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होगा, कायरलिटी भी नहीं होगी। अगर कायरलिटी है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, मतलब कि तीनों इकट्ठी में यस लिखूंगा या तीनों इकट्ठे में नो लिखूंगा। ऐसा नहीं होगा कायरलिटी है बट डिसिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है बट कायरलिटी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कायरलिटी का एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे ये देखिए, कोई अल्फाबेट रख लेते हैं, ये रखा मैंने अल्फाबेट एम। बनाइए इसकी मिरर इमेज, बन गई सर इसकी मिरर इमेज। आप चेक करिए, इसको उठा के इसके ऊपर सुपर इंपोज करिए, क्या सुपर इंपोज हो जाएगा? हाँ, सुपर इंपोज हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? ये ए कायरल है, ये कायरल नहीं है, इसमें हाथ वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। कोई और अल्फाबेट चेक कर लेते हैं सर, ओ चेक कर लो, लो भाई चेक कर लिया। इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, बन गई। क्या इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे सुपर इंपोज हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। ये मत कहना छोटा बड़ा बना, वो तो ऐसे हैंड से बनाते टाइम हो जाता है। तो क्या ये कायरल होगा? ए कायरल होगा सर, ये ए कायरल होगा सर। कोई और रख लेते हैं अल्फाबेट, लाइक ई रख लेते हैं, ई। क्या आपको पता है इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी होगी? इसको इसके ऊपर रखो, क्या सुपर इंपोज हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये कायरल होगा। तो समझ गए होंगे जी आप। ये तो पता चल गया, डिसिमेट्री होती है, कायरलिटी होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। अगर कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव
होगा तो उससे होगा क्या, वो रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। जैसे मुझे चेक करना है, मान लो मुझे चेक करना है कि शुगर, चीनी बोलते हैं जिसे आप, ठीक है, क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो चीनी का पानी के अंदर सॉल्यूशन बनाऊंगा, बन गया, ठीक। उसे फिर एक ट्यूब में डालूंगा, बेटा इस ट्यूब का नाम होता है पोलैरीमीटर ट्यूब। डाल दिया सर। पोलैरीमीटर ट्यूब में, पोलैरीमीटर ट्यूब में हमने वो शुगर का एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया, उसमें से लाइट पास करी, जिसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सर ये क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट? वेवलेंथ सेम होती है और एक ही प्लेन में होती है, वेवलेंथ सेम होती है, एक ही प्लेन में होती है, इसको बोलेंगे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर ये कंपाउंड जिसको भी आप चेक कर रहे हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट की तरफ रोटेट कर देगा या लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देगा, या तो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देगा पक्का। आइदर रोटेटेड थ्रू राइट, जैसे ऐसे एंटर करी थी, या तो ये राइट की तरफ रोटेट हो जाएगी या लेफ्ट की तरफ रोटेट हो जाएगी, ठीक है। अगर 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 शुगर कर देती है रोटेट, अगर पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट लिख देता हूं यहां पर, ये है पीपीएल इज रोटेटेड थ्रू लाइट, रोटेटेड टू राइट लिख लेते हैं, लाइट से रोटेट तो हो ही रहा है बट राइट की तरफ हो रहा है, या राइट की तरफ हो रहा है, तो हम उस कंपाउंड को बोलते हैं, जिस भी कंपाउंड ने उसको राइट की तरफ रोटेट किया, हम उस कंपाउंड को बोलते हैं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कह लो या स्मॉल डी कह लो या पॉजिटिव कह लो। मान लो यहां पर कोई कंपाउंड लिखा हुआ था, उसने रोटेट किया, राइट की तरफ रोटेट किया और कर दिया 96 डिग्री, कितना राइट में रोटेट किया, कितना 96 डिग्री, तो उसे लिखा जाएगा प्लस 96 डिग्री, कितना प्लस, प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और स्मॉल डी से लिखा जाएगा, और प्लस तो बता ही दिया कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर दिया गया, इधर की तरफ जगह इधर रोटेट कर दिया जाए, तो इसे बोलेंगे हम लीवो रोटेटरी है, या स्मॉल एल से लिखेंगे या नेगेटिव से लिखा जाएगा। मान लो कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था, उसने लेफ्ट में रोटेट किया प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 60 डिग्री, तो उसको लिखूंगा मैं -60 डिग्री। -60 डिग्री कहने का मतलब है लेफ्ट में रोटेट किया है, कितने डिग्री किया है, दैट इज 60 डिग्री किया है, ठीक है। और अगर जिस भी कंपाउंड से आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करी और वो ना उसने राइट में रोटेट किया ना लेफ्ट में रोटेट किया, हम कहेंगे कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लाइट को रोटेट करेगा ऑप्टिकली एक्टिव, लाइट को रोटेट नहीं करेगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा, ठीक। एक और टर्म भी पढ़नी है हमें यहां पर, दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन। वो होती किसके बराबर है, थीटा अपॉन सी इंटू एल। थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन है ना, वो राइट में रोटेट कर रहा था या लेफ्ट में रोटेट कर रहा था, जितना भी एंगल पे कर रहा था वो ये। सर सी क्या है, सर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की, जो भी आपने सॉल्यूशन डाला है ना यहाँ पे, ये जो भी सॉल्यूशन आपने डाला, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द पोलैरीमीटर ट्यूब, लेंथ ऑफ द पोलैरीमीटर ट्यूब। नेक्स्ट है सूडो कायरल कार्बन। ये अच्छे तरह से दिमाग लगाने वाली चीज है, इसमें मैं भी टाइम लगाऊंगा, आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, हिंदी में समझने की कोशिश करिएगा, ज्यादा समझ आएगा। एक ऐसा कार्बन जिसके दो सब्स्टिट्यूएंट तो अलग अलग हैं, चलो हो गए अलग, हो गए कोई बात नहीं, बाकी दो सब्स्टिट्यूएंट सेम है बट वो कायरल है,
सेम है पर कायरल, कायरल कहना है, कायरल कह लो, या वो खुद, वो जो जिन बाकी दो से जुड़ा हुआ वो खुद एक स्टीरियो सेंटर है, वो खुद एक स्टीरियो सेंटर है। रिपीट करें, आराम से समझना, इसको थोड़ा टाइम लगाने वाली चीज है, दिमाग लगाने वाली चीज है, टाइम लगाएंगे प्रॉपर, बट समझ लेना, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा कार्बन जिसके दो सब्स्टिट्यूएंट सेम है, चलो, ओ सॉरी, दो सब्स्टिट्यूएंट तो अलग अलग है, हाँ अलग अलग है, बाकी दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, बट वो खुद एक स्टीरियो सेंटर है। ये भी एक स्टीरियो सेंटर है, ये भी एक स्टीरियो सेंटर है विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। समझा रहे हैं, थोड़ा रुकिए विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मान लो RI, इसकी SI, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सूडो कायरल कार्बन। क्या कहलाएगा, सूडो कायरल कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे और अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या ये कार्बन HOH, दो सब्स्टेंट अलग हो गए, जो इधर कार्बन एटम है, जो भी है, ठीक है, जो भी ग्रुप ऑफ एटम है, उसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कुछ और है, इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कुछ और है, ठीक है। जैसे ये देखिए, CHOH CH3, यहां पर बात कर लेते हैं, COH CH3, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये क्या कहलाएगा, सूडो कायरल कहलाएगा। सूडो कायरल कायरल की तरह काम करेगा अगर इन दोनों की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगी। इसकी R आ जाए, इसकी S आ जाए तो ये कायरल हो जाएगा, इसकी S आ जाए, इसकी R आ जाए तो ये कायरल हो जाएगा। बट अगर इसकी भी R आ गई, इसकी भी R आ गई, सेम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आ गई, तो ये A कायरल हो जाएगा, ये A कायरल हो जाएगा। इसकी भी S आ गई, इसकी भी S आ गई, तो ये A कायरल हो जाएगा। जो बात बताई है उसी को दोबारा बता रहा हूं, साथ में लिख भी रहा हूं ताकि समझ आ जाए। द मिडल कार्बन, इसको नाम दे देता हूं सूडो कायरल, दैट इज मिडल कार्बन, है ना, इधर लिख रहा हूं मिडल कार्बन। मैं इस वाले कार्बन के बारे में बात कर रहा हूं, इसे बोलूंगा LHS कार्बन, इसे आपकी रेफरेंस के लिए नाम दे देता हूं RHS कार्बन। LHS कार्बन इधर है, RHS कार्बन इधर है। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन S है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है, S R, तब क्या होगा, तब ये वाला कार्बन कायरल होगा। उल्टा बोल लो, इसकी R है, इसकी S है, तब भी कायरल होगा। ये वाला मिडल कार्बन ये कायरल की तरह काम करेगा। बट और देख लो, अगर ये भी S हुआ, ये भी S हुआ, तो ये सूडो कायरल कायरल नहीं होगा, ये ए कायरल कार्बन होगा, ए कायरल कार्बन होगा। ऊपर ये कायरल कार्बन की तरह काम कर रहा था, यहां पर ये कायरल कार्बन की तरह काम कर रहा था, या दोनों आ रहे, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये ए कायरल कार्बन की तरह काम करेगा। ठीक सर, मुझे एक्सप्लेन करो, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हैं तो ये कायरल कैसे है, और अगर ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाती है तो ये ए कायरल कैसे है, एक्सप्लेन करते हैं, सुनिए आराम से। ये तो इसकी डेफिनेशन में ही है, मेरे ख्याल से ये तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए। क्या, एक ऐसा कार्बन जिसके दो सब्स्टेंट अलग अलग है, बाकी दोनों जगह जो है स्टीरियो सेंटर्स की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये सूडो कायरल कहलाएगा और वो कायरल होगा। तो ये तो समझ आ गया होगा, ठीक है।
वैसे अगर और भी प्रूफ करना चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये वाला हिस्सा या तो डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा। ये वाला हिस्सा भी या तो डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा। पता नहीं क्या होगा भाई, वो तो कभी भी ना आप ये देख के कभी नहीं बता सकते किसी मॉलिक्यूल को देख के, अच्छा ये रेक्टस है, आई मीन आर कॉन्फ़िगरेशन है तो ये डेक्स्ट्रो होगा, या इसका तो दूसरे वाला लीवो होगा। नहीं, आर कॉन्फ़िगरेशन वाला या तो डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा, एस वाला या तो डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा, ठीक है। बट इस बात की तो गारंटी है, इस बात की तो गारंटी है, ये वाले में से एक डेक्स्ट्रो है एक लीवो है, एक डेक्स्ट्रो है एक, अगर ये लीवो है ये डेक्स्ट्रो है, ये डेक्स्ट्रो है ये लीवो है, पक्का हो जाएगा, ये पक्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों सब्सटेंट और इसके चारों सब्सटेंट सेम है, ठीक है। तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा, ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो होगा, ये बात की गारंटी। इस ये नहीं मैं बता सकता ये डेक्स्ट्रो वो लीवो, ये लीवो वो डेक्स्ट्रो, वो नहीं बता सकता, बट ये गारंटी दिस इज डेक्स्ट्रो दिस इज लीवो, और अगर ये लीवो है तो वो डेक्स्ट्रो होगा, ठीक। मान लेते हैं मैंने लेट किया, ये बात सच नहीं है, सिर्फ लेट किया, ये डेक्स्ट्रो होगा तो फिर ये लीवो हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है सर। और इसकी ऑप्टिकल रोटेशन है +60, कितनी? +60। ये भी लेट की है मैंने ऐसे अपनी मनमर्जी से, +70 मान लो, अपना क्या जा रहा है, ये +70 ये -70, ये +70 ये -70, बताओ टोटल रोटेशन क्या हो जाएगी? टोटल रोटेशन दिस इज -70 दिस इज +70, ठीक है। एंड कितनी आ जाएगी टोटल रोटेशन? 0, टोटल रोटेशन 0। तो पूरा मॉलिक्यूल नजर आ जाएगा क्या? पूरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। पता चल गया ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होगा? एक जाने आप ऐसे बाहर निकल रहे थे, आपको किसी ने राइट से धक्का दिया, आप 70 डिग्री एंगल पे आप 70 डिग्री रोटेट हो गए। उसी टाइम आपको किसी ने लेफ्ट से धक्का दिया 70 डिग्री, क्या आप उसी जगह पे आ जाएंगे? ऐसा ही हो रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ भी, उसको किसी ने 70 डिग्री राइट में रोटेट किया था, हो गई, फिर उसी को किसी ने लेफ्ट में 70 डिग्री रोटेट कर दिया, फिर वो वहीं पे इनिशियल पोजीशन पे आ गई। तो यानी कि पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझने वाली चीज है ये, ठीक है। दूसरा केस पढ़ते हैं, ये कार्बन कायरल कब होगा? अब की बार ये आर हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, तो ये डेक्स्ट्रो हो जाएगा, ये लीवो हो जाएगा, ये +70 ये -70, ये +70 डिग्री रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ये -70 डिग्री रोटेट करेगा, टोटल रोटेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मॉलिक्यूल अब भी क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ऐसा लगेगा प्लेन पोलराइज्ड बिल्कुल, लाइट बिल्कुल सीधी अंदर गई थी, सीधी ही बाहर निकली, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब की बार ये एक आयरल है, ये एक आयरल है, ठीक है। जब ये दोनों एस है या दोनों आर है, चलो पहले दोनों एस मान लेते हैं, दोनों एस मान लेते हैं। तो ये भी लीवो, ये भी लीवो, है ना। एस को लीवो माना था हमने, याद है ना। वैसे या तो डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा, हमने लीवो माना था। ये भी -70 ये भी -70, -70 -70, टोटल रोटेशन कितनी हो जाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट की? एक तरफ किसी ने मुझे धक्का मारा -70, फिर किसी ने फिर धक्का मारा -70, तो टोटल रोटेशन मेरी कितनी हो जाएगी? दैट इज -140 डिग्री। इसका मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब बाहर निकलेगी तो वो -140 डिग्री रोटेट हो चुकी होगी। इसका मतलब रोटेट हुई है तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली, ठीक। अब ये बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? सर ये तो एक आयरल है, क्यों? क्योंकि दोनों की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है। पूरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं वो बताइए। ये भी आर, ये भी आर, आर को हमने डेक्स्ट्रो रोटेटरी माना था, होता है नहीं होता वो तो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा, बट हमने डेक्स्ट्रो माना था। तो ये भी +70 ये भी +70 फिर +70, टोटल रोटेशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट की कितनी हो जाएगी? दैट इज +140 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। समझने वाली चीज है, दिमाग लगाना इसमें, ठीक है। किसी भी चीज को छोड़ना, डिस्कार्ड करना बहुत आसान है, बट समझ आने के बाद जो उसका लेवल आता है ना, उसका कुछ मजा ही कुछ और है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है अगला हमारा, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। पहला एनेंटियोमर्स, बहुत आसान है। ये एक है मॉलिक्यूल, हमने उसका दूसरा मॉलिक्यूल बनाया विद एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट बुक्स में लिख दिया गया है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, ऐसा मत सोचा करो। लिखने को मैं भी लिख सकता हूं, बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। बड़ी बात सच नहीं है यार, है ना, सच नहीं है ऐसा। जैसे दिखाऊं जरा, HOH Cl
Br। देखने में क्या लग रहा है, S होगा भी S, क्योंकि एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी वहां पे। This is 1 2 3 OH इधर, Cl इधर, Cl नहीं था, Br था। 1 2 3। अब देखिए जरा ध्यान से, ऐसे बोलने को लिख दिया जाता है बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, वो करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। आपको कभी भी दो मॉलिक्यूल एनेंटियोमर चेक करने हैं तो दो चीजें चेक करनी है। अभी पहले एक सिखा रहा हूं, क्या? दोनों की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन चेक किया करो। अगर एक की SI दूसरे की RI, देखो इसकी SI थी, इसकी RI थी, 1 2 3। अगर हर एक कायरल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाए, यहां पर एक ही कायरल कार्बन है, वहां पर S थी, वहां पर R हो जाए, तो ये एनेंटियोमर है, ये एनेंटियोमर है। configuration at each chiral carbon is different। डिफरेंट कह लो, ऑपोजिट कह लो, एक ही बात है। अगर इधर S है, इधर R हो जाए, या इधर R है, इधर S हो जाए, तो ऑब्वियसली आप उसे क्या बोलेंगे? एनेंटियोमर्स बोलेंगे। ठीक है सर। सर एनेंटियोमर्स के बारे में कोई और प्रॉपर्टी बताओ। इनकी दोनों एनेंटियोमर्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, एक्सेप्ट विद ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। किसी ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ, ठीक है। अदरवाइज इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, पानी में रिएक्टिविटी सेम होगी, ठीक है, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सेम होगी, ठीक है, अनलेस और अनटिल किसी ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ रिएक्ट करें। ठीक है। फर्क क्या होगा दोनों में? डिफरेंस क्या होगा? दोनों की ऑप्टिकल रोटेशन अलग अलग होगी। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा, ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो होगा। मतलब कि वो पता नहीं, अब वो तो एक्सपेरिमेंट करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है। एंड दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर है, दैट इज डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स को भी बुक में ये लिख दिया गया कि जो ऑप्टिकल आइसोमर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? डायास्टीरियोमर कहलाते हैं। नहीं, ये डेफिनेशन भी नहीं ऐसी होनी चाहिए। आपको दोनों को कंपेयर करना है, दो मॉलिक्यूल जो दे रखे हैं। अगर कुछ पे कायरल कार्बन पे कंफिग्रेशन कुछ पे सेम आ रही है, कुछ पे डिफरेंट आ रही है, मतलब समझाता हूं। ये कोई हमने मॉलिक्यूल बना लिया, इसका सेकंड कार्बन कायरल है, थर्ड कार्बन कायरल है। यहां पर कंफिग्रेशन आई 2 पे मान लो R आई, 3 पे S आई। यहां पर बात करते हैं, यहां पर इस पे 2 पर S आई, 3 पर भी S आई। क्या कुछ पर कंफिग्रेशन ऑपोजिट हो गई है? हाँ, R की जगह S आ गया, बट कुछ पर सेम है, कुछ पर सेम है। हाँ, 2 पर S, 3 पर S थी, 3 पर इधर भी S है, तो ये डायास्टीरियोमर्स है। ये डायास्टीरियोमर्स है। तो आपको इसी तरह से डेफिनेशन याद करनी है इसकी। ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स इन विच configuration, absolute configuration at some chiral carbon same and at some chiral carbon different. It is, they are, it is नहीं, they are डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं,
केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं, तो इनको बड़ी इजीली सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, कोई बच्चा कहे कि सर ये बना के दिखा दो, अब इतनी मेहनत करी है तो बना देते हैं यार। CH3HOH HBr CH3 CH3HOH Br HCH3। आप इस वाले कार्बन पर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना, इस पे फाइंड आउट करना, इस पे फाइंड आउट करना, इस पे फाइंड आउट करना। मैं बता देता हूं आपको, इसके सेकंड और इसके सेकंड पर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगी, जो भी आएगी, चाहे इधर आर आएगी तो इधर भी आर आएगी 2 पे, इधर ऐसा आएगी तो इधर भी ऐसा आएगी। ठीक है, थर्ड वाले पे चेक करना, अगर इधर आर आएगी तो इधर ऐसा आएगी, इधर ऐसा आएगी तो इधर आर आएगी, कुछ पे सेम कुछ पे डिफरेंट, कुछ पे सेम कुछ पे डिफरेंट, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, डायास्टीरियोमर्स। ठीक है, दोनों एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स कहलाएंगे। डायास्टीरियोमर्स have different physical properties and chemical properties, have different physical property and chemical properties। physical property भी अलग अलग होंगी, chemical properties भी अलग अलग होंगी। थर्ड टाइप ऑफ, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, एनांशियोमर्स भी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, बट जो तीसरा टाइप का आइसोमर होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर, वो कौन से होते हैं, दैट इज मीजो कंपाउंड्स। क्या होते हैं ये, मीजो कंपाउंड्स। पहली बात तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट की टोटल रोटेशन 0 आएगी। डिस्पाइट हैविंग कायरल कार्बन्स, कायरल कार्बन है फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। समझा रहे अगर यहां पर COH लिख दूं तो इसका नाम तो बड़ा कॉमन सा हो जाएगा, जो आपने कहीं ना कहीं पे पढ़ा ही होगा, दैट इज मीजो टार्टेरिक एसिड। पहले इसमें चेक करें कायरल कार्बन है कि नहीं। हाँ सर, ये वाला कार्बन भी कायरल है, ये वाला कार्बन भी कायरल है, चेक करके देख लेना। ऊपर वाले की कंफिग्रेशन आएगी 1 2 3, आर होनी चाहिए थी, ऐसा आएगी। इसकी 1 2 3 एस होनी चाहिए थी, आर आएगी, और इसकी एस आएगी। क्या इसके चारों सब्स्टिट्यूएंट जो है, H है, OH है, COH है, और चौथा एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ HOH CH जुड़ा हुआ है। इसके चारों सब्स्टिट्यूएंट देखो, H है, OH है, COH है, और एक ऐसा चौथा कार्बन है जिसके साथ HOH CH जुड़ा हुआ है। क्या इसके चारों सब्स्टिट्यूएंट और इसके चारों सब्स्टिट्यूएंट सेम है? यस। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करके देखी, एक की आर आई दूसरे की एस आई। क्या एक डेक्स्ट्रो होगा दूसरा लीवो होगा? पता नहीं कौन सा डेक्स्ट्रो होगा, ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीवो होगा, ये लीवो होगा तो ये डेक्स्ट्रो होगा। गारंटी है कि ये एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लीवो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों के चारों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सेम। इसके चारों सब्स्टिट्यूएंट, इसके चारों सब्स्टिट्यूएंट सेम है। मान लेते हैं ये डेक्स्ट्रो है, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, ये डेक्स्ट्रो है, कितना है, +68 डिग्री है। मानने में क्या जा रहा है यार, ठीक है, डेक्स्ट्रो है +68 डिग्री, ये लीवो हो जाएगा -68 डिग्री। इसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 68 डिग्री राइट पे रोटेट किया, नीचे वाले कार्बन ने उसको -68 किया। टोटल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन कितनी हो जाएगी, 0, अंडा हो जाएगी। इसी कारण ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव समझ आ गया? यस। कायरल कार्बन है, यस। ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। क्यों बोला भाई, ऊपर वाला +68, नीचे वाला -68, +68 -68 कम्स आउट टू बी 0। इंटरनल मतलब खुद ही, एक जना राइट में रोटेट कर रहा है, दूसरे वाला उतना ही लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, इंटरनली कंपनसेट हो रहा है। ठीक है, तो यहीं से बेटा हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी अभी बचा हुआ है और कंफर्मेशंस भी हैं। आपको ऐसा भी लग रहा होगा सर आइसोमेरिज्म में 3 क्लासेस थी,
आप ऑलरेडी 3 क्लासेस जो हैं कंप्लीट हो गई हैं, एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही बोला मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, उसका एकमात्र रीजन ये है, ठीक है, कि मुझे पता है ये बैच कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक का दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अच्छी बात तो ज्यादा ये है कि आपको पता है ओमिक्रॉन आ गया, तो ऑब्वियसली जो है एग्जाम डेट तो आगे एक्सटेंड होगी, ठीक है। सर वो एक दिन जो बढ़ जाएगा उसका क्या करेंगे? अगर वो दिन 2-3 दिन में कन्वर्ट हुए, आगे फ्यूचर में जाके भी कभी एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ी, तो मैं उसको कंपनसेट करूंगा, ठीक है। चाहे मुझे अपनी जो छुट्टी होती है, चाहे संडे वगैरह, उसमें से बीच में कॉम्पनसेट करूंगा। अगर 1-2 दिन ही चलता रहा तो तब कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। बट हाँ, अगर वो 5 दिन में कन्वर्ट हो गए, 6 दिन में कन्वर्ट हो गए, इतना आगे मैं नहीं जाने दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसको 1 आध दिन रखूं या 0 ही रखूं, सबसे बेटर तो आइडियल सिचुएशन यही है। बट आई विल नॉट मतलब कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा कि मतलब कि यार मुझे 3 क्लासेस दे रखी थी, 4 में मैं बहुत अच्छा कर सकता था, बट मैंने 3 में ही खत्म करने की कोशिश करी, तो इसका ना, आई एम नॉट गोना डू दैट, ठीक है। आई नो द इम्पॉर्टेंस कि आपने, कभी कभी होता है ना, जब जागो तभी सवेरा। कई ऐसे बच्चे होंगे इस बैच के अंदर जो ड्रॉपर वाले होंगे, बिल्कुल लास्ट लेग में अपने प्रिपरेशन पे कहीं ना कहीं फंबल हो रहे होंगे, उनके लिए बैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करेगा। कई ऐसे बच्चे होंगे जो 12th में होंगे अपने, ठीक है, और उनको पता है वो भी लास्ट लेग ऑफ प्रिपरेशन में है, पिछले साल 1.5 साल कुछ बहुत ज्यादा अच्छी मेहनत नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। तो मैं एक आध दिन के लिए उनका कॉन्फिडेंस नीचे नहीं जाने दूंगा, उनको ऊपर ही लेके चलेंगे, चाहे थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़े, वो अपने हाथ में है सारी की सारी, ठीक है। तो कल सबसे पहले हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, एक बात। दूसरी बात, आज की डीपीपी में हो सकता है कुछ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऐसे क्वेश्चन हो जो अभी हमने किए नहीं है, तो टेंशन मत लीजिएगा, वो कल हो जाएगा, ठीक है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो यार पास्ट में क्या हो चुका मैं नहीं जानना चाहता, पिछले 1.5 साल कैसे बीते, या आपने ड्रॉप भी लिया था तो वो किस कारण खराब हो गया, अच्छा हो गया, लेट्स नॉट गेट इनटू इट, ठीक है। बट जो अब इस बैच में नहीं होना चाहिए किसी भी कारणवश, ठीक है, वो ये नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, बस ये नहीं होना चाहिए यार। आपको ऑर्गेनिक आपने शुरू करी है, तो आप ऑर्गेनिक मेरे साथ ही खत्म करोगे। ये नहीं होना चाहिए कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लास्ट क्लास ले रहा हूं और आप जो है कहो सर अभी अभी तो हम ऑर्गेनिक के मिडल में, नहीं, ये नहीं होना चाहिए यार। ये नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, खत्म हो गई इसके बाद के ना, ठीक है। आप सिर्फ इतना साथ दो मेरा, ठीक है, और रिवीजन जरूर करो, ठीक है, बाकी सब हमारे ऊपर है, वो हम अपने आप काम निपटा लेंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो मेक श्योर करिए कि रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।